वे गाइस कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो गाइस पता नहीं क्यों आप सभी लोग वीडियो को देख रहे हो, कमेंट भी कर रहे हो, लेकिन क्यों शेयर क्यों नहीं कर रहे हो। मैं ये भी देख रहा हूँ कि इस मंगा पे ज्यादा सपोर्ट नहीं आ रहा है, यानी कि ज्यादा लोग इस मंगा को नहीं देख रहे हैं। पता नहीं क्यों। आप सभी लोग तो कह रहे हैं कि ये मंगा बहुत ही अच्छा है और कंटिन्यू भी करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ज्यादा लोग इससे नहीं जुड़ रहा है, तो पता नहीं क्यों। तो खैर एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग लास्ट पार्ट की एंड में देखे थे कि ज़ेफन जब फेंस को हरा देता है तो उसके बाद उसे समझाने लगती है कि वो चेन की डिसेबल्स है। ये चेन बहुत ही ज्यादा पावरफुल, वो एक चुटकी में एक कल्टिवेटेड सीड को नष्ट कर सकता है। तो इसलिए वो ज़ेफन को कहती है कि देखो तुम्हारे पास अभी भी इनफ टाइम है, तुम इस यूनजू को छोड़कर भाग जाओ। तो इस एपिसोड के शुरुआत में ज़ेफन ली जोन से कहता है कि देखो मैं अगर यस से भाग गया तो वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी खड़ा कर देगा। ये तुम्हारे लिए बड़े बात हो सकता है, यानी कि तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन ये मेरे आंखों में एक छोटा सा चीज है। तो ये सुनती ली जोन बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाने लगती है और कहती है कि ज़ेफन तुम इतने एरोगेंट क्यों हो? मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हें विश्वास आ जाए? देखो तुम उसकी ओपोनेंट नहीं हो, जस्ट यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम इस मैटर पर इन्वॉल्व हो। तो उसके बाद ज़ेफन उसे समझाता है कि देखिए क्लासमेट, तुमने मुझे एक बार बचाया था तो इसका बदला तो चुकाने दीजिए। तो ये सुनती ली जोन कहती है कि ज़ेफन अगर मुझे इस मैटर के बारे में पता चल जाती तो मैं तुम्हें वो 1000 यूज नहीं देती और तुम्हें भी यहाँ पर नहीं खींचती। ये सुनते ज़ेफन कहती कि देखो तुम गलत हो, अगर तुम मुझे वो 1000 यूज नहीं भी देते हैं फिर भी मैं तुम्हें मदद करता। ये मत भूलो कि हम लोग अभी भी एक क्लासमेट है। ज़ेफन की बात सुनकर ली जोन सोचने लगती है कि हालांकि ली ज़ेफन का इंटेंशन सही है, लेकिन वो चेन को इतनी आसानी से नहीं हरा सकता है। उसके पास बहुत सारे डिफाइन एबिलिटीज हैं। वो एक ग्रैंड मास्टर को कुत्ते की तरह आसानी से मार डाल सकता है। बाद सीन शिफ्ट होता है और ज़ेफन ली जोन को अपने घर तक पहुंचा देता है और उसके बाद ली जोन वहाँ पर उतार कर कहती है कि ज़ेफन मुझे बचाने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा शुक्रिया, लेकिन घर वापस जाते समय रास्ते में थोड़ा सा ध्यान से जाना। तो उसके बाद ज़ेफन अपनी कार पर बैठकर वहां से चले जाता है और कुछ दूर जाने के बाद कार को रोकता है और रोककर अपना डिक्की खोलकर उस फेंग को उसी डिक्की में रखता है। तो उस फेंग से पूछता है कि मुझे बताओ कि ये ग्रैंड मास्टर चेन कहाँ है। उसके बाद ज़ेफन उसकी गला को पकड़ लेता है और मनी मत सोच लगते कि मैं सिर्फ इस जड़ का इंफॉर्मेशन को बाहर निकालना चाहता हूँ, तो इसीलिए इस इयन फेंग को अभी तक जिंदा रखा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी क्लासमेट की प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ डालूं। वो फिंच कहने लगती कि तू चाहता है कि मैं मेरा टीचर को धोखा दूं, तेरे पास कोई भी मौका नहीं है। सुनते ज़ेफन कहते कि ओह अच्छा तो तू बात नहीं करता चाहता है, लेकिन ये ताइजुआन वेनेरेबल वर्ल्ड के पास 1000 से भी ज्यादा रास्ता है तुझे परेशान करने के लिए। जब तक तूने एक नहीं बताएगा मैं एक एक मेथड को इस्तेमाल करूंगा। तू जीवित रहेगा लेकिन तेरा शरीर का एक एक अंग धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। उसके बाद 10 मिनट तक ज़ेफन उसे टॉर्चर करता रहा और 10 मिनट के बाद वो कहने लगती कि मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। उसके बाद वो बताता है कि मेरा टीचर यूजू के वो इसमें एक माउंटेन पर रहता है, तो उस माउंटेन का नाम है शांगमांग और वो माउंटेन बहुत किलोमीटर रेंज तक फैला हुआ है और वहाँ पर बहुत सारे रिवर और जहरीले सांप भी है। तो उसके बाद ज़ेफन ये सुनकर उसे पूछता है कि क्या तुम उस माउंटेन को जानते हो? तो तभी वो फिन कहते कि इस जगह पर उस माउंटेन को ले बहुत ज्यादा मिथ्स है। कोई लोग तो ये भी कहते कि उस माउंटेन पर एक माउंटेन गॉड रहता है। प्राचीन समय में हर जगह डेमोन फैले हुआ था। पूर्णिमा के दिन के इस आसपास के लोगों ने उस माउंटेन गॉड की सैक्रिफाइस के लिए सुअर की बलि देते थे उस माउंटेन गॉड से मदद मांगने के लिए। और बड़े बुजुर्ग लोग ये कहते थे कि वो माउंटेन गॉड अभी भी वहाँ पर दबा हुआ है उस माउंटेन पर। लेकिन ईयर 1930 से 1940 तक चाइना वॉर के आग में चल रहा था और उस समय आक्रमण करके एक ग्रुप इंडियन के सिविलियंस को मार डालता था, उन लोगों का घर जला देता था और उन लोगों के मन में जो भी बुरा ख्याल आता था वो वही सब करता था। और लोकल मिलिट्री फोर्स इन सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, तो वो लोग इस को छोड़कर शांगमांग माउंटेन पर ले जाने की कोशिश कर रहा था। वो गुंडे लोग इन सारे सिविलियंस को मारना चाहते हैं, तो इसीलिए वो लोग बंदूक और तोपों से उन लोगों को पीछा करने लगता है और कोइंसिडेंटली वो भी पूर्णिमा की रात थे। और उसके बाद वो माउंटेन एक गहरी नींद के बाद उठ जाता है और वो उठने के साथ साथ पूरा माउंटेन हिलने लगता है। उस माउंटेन के बैक के पीछे की जितने बड़ा है और सारे के सारे डेमोन और एविल आत्माएं बाहर निकल जाता है। वो जगह इस आर्ट में नरक से भी कम नहीं है। इन द इन उन आक्रमणकारियों से कोई भी नहीं जिंदा बच पाए, सिंगल पर्सन भी जिंदा नहीं पाया। 600 भी लोग उस माउंटेन पर मारा गया। और रीजन ने हाल ही में एक लोकल टीम ने एक माउंटेन इन्वेस्टिगेट ऑर्गेनाइजेशन किया है। रिजल्ट के तौर पे यही हुआ कि वहाँ पर एक अर्थक्वेक हो गया जो कि वर्षों में एक मतलब हजारों सालों में एक बार होता है। और उमर्स ये भी कहता है कि माउंटेन गॉड एग्री हो जाता है, मतलब गुस्सा हो जाता है। और वो शांगमांग पर्वत एक बहुत ही बड़ा विशाल जायंट बीस्ट है। वो जब अपना रक्त भरा मुंह खोलता है तो ना जाने कितना लोगों को निगल जाता है और अभी तक कितना लोग मारा जा चुका है। और उस घटना की बाद से अभी भी उस शांगमांग पाउडर पर कोई भी
दम नहीं रखता और स्थानीय लोग तो ये भी कहते कि वो बात सुनते उन लोगों के शरीर में घुसपम आ जाता है। वो लोग ये कहते हैं कि अगर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे तो वो माउंटेन गॉड गुस्सा हो जाएगा। तो ये सब बातें सुनकर जियाफन सोचता है कि अगर फिंग फेंग सब कुछ सच कह रहे हैं तो जेन जी कॉन्ग को वहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए कुछ न कुछ तो तरीका ढूंढना पड़ता है। हालांकि मेरा इंटरेस्ट उस ग्रैंड मास्टर चेन के ऊपर नहीं है, वो मेरे सामने एक तुच्छ चींटी है, उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मेरा मेन इंटरेस्ट है वो माउंटेन। मेरा अंतरात्मा यही कहता है कि शांगमांग माउंटेन नॉर्मल नहीं है, यहाँ पर डेफिनेटली समथिंग मिस्टीरियस है, मुझे यही डिस्कवर करना बाकी है। तभी फिंग फिर से कहते कि अभी भी मेरे पास एक सीक्रेट है, लेकिन अगर तू जाने देता है मुझे तो मैं ही तुझे बता सकता हूँ। और तभी ये सुनते जियाफन उसे एक जोर का लात मारता है और फिर जियाफन कहता है कि एक छोटा सा झींगा जो मुझसे कंडीशन करना चाहता है, क्या तेरे पास ये स्टेटस भी है? और जियाफन की ऐसा रूप देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और कहते कि मैं बता रहा हूँ मुझे मत मारना। और फिर वो मन मन सोचने लगती कि ये जियाफन की ऑरा इतना टेरिफाइंग, मतलब इतना डरावना क्यों है, उसका कल्टीवेशन लेवल क्या है, मतलब वो कौन से कल्टीवेशन लेवल में किया है। ये झाओ जियन टुओ है जिसने मुझे फोन करके बताया सिर्फ तुम्हें मारना काफी नहीं है। झाओ जियन टुओ तुम्हारा घर को ढूंढने के लिए गया और वो तुम्हारे फादर को मारने के लिए गया, वो तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, पूरी फैमिली को। ये सुनते जियाफन बहुत ज्यादा मन मन गुस्सा हो जाता है और सोचने लगते है कि बहुत बड़ा कदम उठाया है ये झाओ जियन टुओ ने, उसने मेरा फैमिली को हार्म करने की हिम्मत भी की है, मैं उसको तो नहीं छोड़ूंगा। जियाफन उस फेंस को एक गोली पिला देता है, मतलब उसको जोर जबरदस्ती उसके मुंह के अंदर दे देता है। ये पिल खाने का 1 घंटे के बाद इसका टॉक्सिसिटी बढ़ने लगता है और धीरे धीरे वो एक खतरनाक दर्द से गुजरेंगे और बाद में वो मर जाएगा। फिंच मास्टर ली से बहुत ज्यादा माफी मांगने लगता है कि मास्टर ली प्लीज मुझे माफ कर दी, मिस्टर ली प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मत मरिए। उसके बाद जियाफन भी इस मौके का फायदा उठाता है और जियाफन कहता है कि अगर तुम मुझे फॉलो करते हो और मैं जो बोलता हूँ अगर वही करते हो तो तुम, तो 1 घंटे के बाद मैं तुम्हें इसका एंटीडोट दे सकता हूँ। हाँ बेशक तो उस माउंटेन पर भागकर अपने टीचर के पास जा सकता है मदद मांगने के लिए, लेकिन मैं अगर ऑनेस्टली कहूँ तो तुझे मुझसे अलावा और कोई भी नहीं बचा पाएगा। अगर तुझे मुझ पर बिलीव नहीं है तो तू जाकर आजमा सकता है। ये सुनते फिंग कहने लगते कि अरे नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपको फॉलो करूंगा। जियाफन सीधा अपनी कार उठाकर चले जाने लगता है और सोचने लगता है कि जाओ जिया टू तू सिर्फ इंतजार कर और देख। बात सीन शिफ्ट होता है, हमें और एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बारिश हो रहा है, तो ये है जियाफन के घर। कई बार झाओ जिया टू अपने गुंडे लोगों के साथ उस जियाफन के घर में चले जाता है जियाफन की मम्मी पापा को मारने के लिए। तो झाओ टू कहता है कि जियाफन तू नहीं जानता है कि ये इशू में लोगों के साथ मेरा रिलेशनशिप कैसा है, तेरे घर के पता निकलना इतना आसान, मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है। और उसके बाद उन सारे गुंडों को ये समझा देता है कि देखो केयरफुली उन लोगों को मारना, क्योंकि वहाँ पर एक भी लोग ना जिंदा रह पाए, और देखो वहाँ पर कोई भी दया दिखाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? वो लोग भी कहते कि हाँ रोजर दैट यंग मास्टर। और उसके बाद बहुत सारे गुंडे लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। अंदर घुसते घर के अंदर से हेल्प हेल्प आवाज आने लगता है, मतलब वो लोग मदद मांगने लगता है। और ये सब कान में बैठकर सुनता है और मनी मन के अपने आप से कहने लगता है कि ओह माय गॉड ये साउंड कितना अच्छा है। ये साउंड सुनकर लगता है कि ये वर्ल्ड के सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग है। और फिर कहते हैं कि लीड जियाफन मैंने अपने कार के ट्रंक में एक गैस सिलेंडर लगा रहा है और ये सब कुछ खत्म होने के बाद मैं वो तुम्हारे घर पे ले जाऊंगा और वही पर ब्लास्ट कर दूंगा। और मैंने यहाँ पर एक फ्यूज सिस्टम किया है और किसी को भी नहीं पता चलेगा कि झाओ जियान टू ने इस क्राइम को सेटअप किया है। प्लीज जियाफन मुझे इस बात से डर है कि तू अभी तक हेल पर पहुंच गया है, यानी कि नरक तक पहुंच गया है। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तेरे पापा को मैं वहीं पर भेज दूंगा। और तभी उसके कार के क्लास में एक आदमी आकर गिरता है और उसका सर फट जाता है और ये देखकर झाओ बहुत ज्यादा डर जाता है। ये उसका पापा है, तो ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि इम्पॉसिबल ये कैसे हो सकता है। वो अपनी पापा को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और ये सोच लेते हैं इम्पॉसिबल ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, शायद मैं ये इल्यूशन है, मतलब गलत देख रहा हूँ मैं ये। और फिर अपनी आंखों को पोंछकर फिर से देखते हैं उसके डेथ और कहने लगते हैं कि डैड आप यहाँ पर क्यों हैं? ये है झाओ qianzue। तभी कोई कहने लगते हैं कि उसने भारी भरकम मतलब ज्यादा पैसा कमाने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल किया है और वो बहुत सारे लोगों को ऐसे ही मार डाला है। और ये सुनते झाओ डर के मारे कहने लगते कौन कह रहे हैं कौन? झाओ qian और उसका ब्रदर मिलकर इस यूजो में बहुत सारा गलत काम को अंजाम दिया है। और फिर झाओ अपनी कार से उतार कर देखता है कि उसका ब्रदर भी वहीं पर पड़ा हुआ है। वो बाहर आकर देखता है कि उसका ब्रदर और उसका पापा वहीं पर लेटे हुए हैं और वो अपनी ब्रदर को पकड़कर कहने लगता है कि भैया प्लीज उठ जाइए ना भैया प्लीज। और दौड़ कर उस घर की तरफ जाने लगता है जहाँ से हेल्प हेल्प चिल्लाने की आवाज आने लगता है। और
घर के अंदर जाते उन सारे गुंडे लोगों के कहने लगता है कि ए तुम सभी लोग रुक जाओ, और वो सारे गुंडे लोग इन सभी लोगों को चाकू से बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारने लगता है। और तो वो ये सुनकर वो लोग भी रुक जाता है और झाओ आकर उन सभी लोगों को वहां से हटाने लगता है। ये लेडी है झाओ की मॉम, जिन लोगों को ये लोग मार रहा था। और झाओ अपनी मॉम को पकड़ कर कहने लगते मॉम आर यू ओके। और इधर झाओ का बहुत ज्यादा आंसू आने लगता है और झाओ कहता है कि और फिर उन सभी गुंडे को पकड़ कर कहने लगते कि ए क्या तुम सभी लोग अंधे हो, तुम लोगों को एक्शन ले, लेकिन ये कौन कहा था। फिर उन सभी लोगों को मुक्का मारने लगता है, जोर जोर से मारने लगता है, कहने लगते हैं तुम लोगों की वजह से मेरा फैमिली लोग मारा गया है और तुम लोगों के हाथ में। और उन सारे के गुंडे को वो बहुत ज्यादा मारने लगता है। उन गुंडों में से एक गुंडा कहते कि बॉस आपने तो ये कहा था कि जिस कोई भी हम लोग देखेंगे उसी को हम लोग पीट कर मार डालेंगे, हमने सिर्फ आपका इंस्ट्रक्शन फॉलो की है। और ये सुनते वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहने लगे डैम दैट इंस्ट्रक्शन, और उनके हाथ से वो तलवार छीनकर उन सभी लोगों को काटने लगता है और कहता है कि मैंने तुम लोगों को कहा था कि जियाफन की फैमिली को मारने के लिए, नहीं तो मेरी फैमिली मेंबर को मारने के लिए। फिर उन सभी लोगों को भारी भारी से मारने लगता है और कहने लगता है कि तुम लोग ये डिजर्व करते हो। और उसके बाद वो गुंडा जो लोग मारने के लिए आया था वो लोग झाओ के मदर को देखकर वो मतलब बहुत ही ज्यादा डर जाता है और शौक भी हो जाता है कि इम्पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इम्पॉसिबल, ट्रूली इम्पॉसिबल। वो अपने आप को विश्वास नहीं दिला पा रहा है कि ये झाओ की मदर है। के बाद हमें 10 मिनट आगे का समय का सीन को दिखाया जाता है। उस समय वो लोग घर के अंदर आने कहने लगते हैं कि झाओ ने हम लोगों को कहा था कि अगर हम लोग जियाफन और उसकी माँ पापा को मार डालते हैं तो वो हमें बहुत सारा पैसा देगा। और वो जियाफन की पापा को मारने लगता है और फिर वो प्रिजन में चले आता है और ये सोचने लगता है मैं क्लियरली जियाफन और उसकी पापा को मारा था। लेकिन अचानक से झाओ का फैमिली मेंबर ऐसे कहाँ पे आ गया भाई, आओ शायद मैं हंटेड था, मैं क्लियरली ली जियाफन को मारा था। तो तभी और एक गुंडा कहते कि नॉनसेंस, मैं अपने हाथों से ली जियाफन को मारा था। तो तभी वहाँ पर जियाफन हंसता हुआ आता है जाओ क्या तुम्हें अभी पछतावा फील हो रहा है? ये कितनी अफसोस की बात है कि तुमने खुद ही अपने पेरेंट्स और ब्रदर को मारने के लिए लोगों को आदेश दिया है। उसके बाद हमें थोड़ा सा पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फिंग कहता है कि मिस्टर ली, हालांकि मैं बहुत समय से मास्टर नहीं हुआ हूँ लेकिन मैं इल्यूशन क्राइम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। मैंने एक इल्यूशन इस्तेमाल किया है और जिसकी मदद से उन लोगों को ये लगेगा कि जो फैमिली का मेंबर मास्टर ली का फैमिली मेंबर है। तो उसके बाद फिंग जियाफन से कहते हैं कि मास्टर ली क्या आप मुझे वो क्योर पोशन दे सकते हैं? तो तभी जियाफन कहते हैं कि इतना जल्दी क्या है, थोड़ा सा तो इंतजार करो। और इधर जाओ फिंग को देखकर कहने लगते कि ब्रदर इंग फिंग, क्या आपने ली जियाफन को मारने के लिए नहीं गए थे? वो अभी भी जिंदा कैसे है? तो ये सुनते फिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते कि शट अप, तुम सिर्फ एक साइन अप मेंबर हो और मैं एक ऑफिशियल मेंबर हूँ और मुझे ब्रदर कहने के लिए तेरे पास क्या स्टेटस है, मुझे यहाँ पर मत इन्वॉल्व करना। अगर मैं तुझे मदद नहीं करने जाता तो मास्टर ली भी मुझे नहीं पीटता। और यहाँ तक कि मेरे खूबसूरत चेहरे को भी इतनी जोर से पीटा गया कि मैं अभी भी खुद को पहचान नहीं पा रहा हूँ। मैं लगभग मर गया था सिर्फ तेरे की वजह से। और उसको बहुत ज्यादा जोर से कॉलर पकड़ लेता है। तो तभी इधर साफ ही गुस्सा हो जाता है और कहते कि अगर तुझे रिवेंज लेना ही था तो तू मेरे पास आ सकता था तू, लेकिन तू मेरे फ्रेंड को यहाँ पर क्यों बीच में घुसाया? वहाँ पर जियाफन आगे आ जाता है और कहते कि चाओ कियांडू, ये क्वेश्चन मुझे तुम्हें पूछना चाहिए, तूने मेरा पेरेंट्स और फैमिली को यहाँ पर क्यों घसीटा? तो क्यों मेरी फैमिली को मारना चाहता है? और यही तेरा प्राइस है जो तुझे मिलना चाहिए था। अभी न्यूज यही है कि एक अमीर लड़के ने अपने रिश्तेदारों, अपनी फैमिली मेंबर को मारने के लिए लोगों को भेजा है और उन सभी लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारा है। जो कियांडू, तुम अभी इस केवल यूट्यूब वर्ल्ड की पूरी कंट्री में फेमस सेलिब्रिटी बन जाओगे अपनी माता पिता को मारने के लिए। तुम अभी बहुत ही ज्यादा कष्ट में रहोगे और अपने आप में रिग्रेट फील करोगे। और इसके अलावा जो कियांडू, तुम दूसरे लोगों को सिर्फ इसलिए धमकाता था क्योंकि तुम्हारा फैमिली अमीर है। अभी मैं तुझे दोनों खाली हाथों से भेजूंगा, अभी इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दे। और फिर जाओ गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होकर कहते कि ली जियाफन, तेरा सिर्फ ये सपने में ये फूल कोई करता है। तभी जियाफन कहते कि देख, तेरे पास कोई भी राइट नहीं है कि ये डिसाइड करने के लिए कि तू यहाँ पर साइन करेगा या नहीं। और उसके बाद जियाफन अपनी एनर्जी के मदद से तलवार को हवा में उठाकर उसके हाथ को काट डालता है। उसके बाद जियाफन उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को उस झाओ की तरफ फेंक कर मारता है और उसकी कॉन्ट्रैक्ट पेपर सीधा उस झाओ के हाथ में आकर लग जाता है। और फिर से उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को जियाफन ले लेता है और फिर जियाफन कहता है कि झाओ कियांडू, अभी से तुम्हारा सारा का सारा प्रॉपर्टी मेरा फादर के अंडर रहेगा। और तभी वहाँ पर अचानक से पुलिस की गाड़ी आ जाता है, मतलब ढेर सारा पुलिस की गाड़ी आ जाता है। तो वहाँ पर आते वो लोग कहते कि हे, मैं हूँ वाइस प्रेसिडेंट ली फ्रॉम द इंस्पेक्टिंग डिपार्टमेंट, सब लोग फ्रीज हो जाओ यहाँ पर। और बाकी सारे गुंडे लोग वहाँ पर फ्रीज हो जाता है। जियाफन इसे देखते ही सोचने लगते कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। वो वाइस प्रेसिडेंट ली कहते हैं कि व्हाट द हेल है, यहाँ पर ये सब क्या हुआ है, किसने इन लोगों को मारा है? तो तभी जियाफन कहते कि ये झाओ कियांडू है जिसे इन लोगों ने भेजा है ना किंग फेंग? तो ये सुनते फेंग कहते कि हाँ, ये झाओ कियांडू है जिसने लोगों को भेजा है ये करने के लिए, मैं इसे प्रूफ कर सकता हूँ। तो तभी झाओ उस वाइस प्रेसिडेंट के पास जाकर कहते कि मास्टर, यही लोग हैं जो मुझे ज्वाइन करने के लिए कहा था और मुझे हार्म भी किया है। आपको मुझ पर बिलीव करना होगा, मुझे यहाँ पर फंसाया जा
रहा है। असली गलती तो ली जियाफन और इस इंगफेंग ने किया है। ये उन लोगों का फॉल्ट है, वो लोग जो मुझे यहाँ पर फंसा रहा है। जो लोग भी मरा है वो सभी लोग मेरा फैमिली मेंबर है, मैं सचमुच उन लोगों को नहीं मारा है। तो तभी वो वाइस प्रेसिडेंट मास्टर ली कहते कि वो अच्छा तो ऐसा कोइंसिडेंस है। तो ली जियाफन तुमने ये सब किया है, तुमने तो अभी अभी यहाँ पर वापस आया है और यहाँ पर आते ही ऐसा बड़ा कांड कर दिया है। क्या मेरा पापा ने तुम्हारे पापा को कॉल कर ये नहीं बताया ना था कि तुम लोग इस सेरेमनी में ज्वाइन नहीं कर सकते हो, तो तुम लोग यहाँ पर वापस क्यों आए हो? और इधर जियाफन सोचने लगते कि ली जियाफन वो पहले ब्रदर का बेटा है, वो ली फैमिली का एक बेस्ट मेंबर भी है। हालांकि वो बचपन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, मतलब वो हर चीज में बहुत ही ज्यादा परफेक्ट और अच्छा था। वो और दूसरा अंकल का बेटा हमेशा मुझे धमकाता रहता था। वो स्पेशली ली यून फैमिली, वो सारे के सारे लोग मेरे फादर को हल्के में लेते थे, मेरी फैमिली को पोक करते थे और अपमान भी करते थे। और वो लोग इसलिए ऐसा करता था तो वो लोग ये सोचते थे कि दूसरे को मतलब कंट्रोल करने वो लोग अपना एक्सीलेंट को दिखा सकते हैं। तो उसके बाद जियाफन कहता है कि ली जियाफन मैं तुम्हें मदद करता हूँ तुम्हारा मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए। ये सब कुछ झाओ कियानडू ने किया है, उसके ये शो को शुरू किया है। अगर तुम वाइस चीफ इन्वेस्टिगेट डिपार्टमेंट हो तो मुझे बिलीव है कि तुम्हें ये सिखाने की जरूरत नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन के दौर पर स्पॉट पर कैसे एविडेंस लिया जाए। और मैं भी एक ली फैमिली का मेंबर हूँ, हम लोग यहाँ पर पूर्वज की सेरेमनी पर आए हैं, नहीं तो तुम्हारा और तुम्हारा फादर का सेरेमनी। तुम्हारे पास कोई भी राइट नहीं है हम लोगों को रोकने के लिए, और ना तो तुम्हारे पास वो स्टेटस है मेरे साथ ऐसे बात करने के लिए। जियाफन की ये सब बातें सुनकर ली जियाफन सोचने लगते हैं कि मेरा अंकल का बेटा मतलब मेरा कजिन का बेटा इतना ज्यादा डिफरेंट कैसे हो गया। उस समय पहले ली जियाफन मुझे देखते थे ऐसा लगता है कि मानो कि एक चूहा बिल्ली को देख रहे हैं। वो जब मेरे साथ बात भी करते थे तो वो उसकी जबान लड़खड़ा रहा था, लेकिन उसका करंट लुक पहले वाला लुक से बहुत ही अलग है। मे बी ये भी हो सकता है कि वो अभी बहुत ज्यादा गुस्से में है, तो इसलिए मुझसे भी वो नहीं डर रहा है। एक गुस्सा वाला खरगोश भी काट सकता है। तो ली जियाफन के बात छोड़, उसके बाद वो जियाफन से कहते कि हे ली जियाफन तुम चुप रहो, तुम भी आज यहाँ पर हो तो तुम भी इस केस में इन्वॉल्व हो, तुम पर भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। जियाफन कहता है कि जाओ और सब कुछ चेक करो, कोई भी छोटा सा से छोटा डिटेल्स भी नहीं छोड़ना। उसके बाद वो लोग इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है। तो कुछ समय बीतने के बाद एक ऑफिसर आकर कहता है कि वाइस चीफ ली हमारा इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट अवेलेबल है। जगह पर जितने भी सारे असिस्टेंट्स है वो लोगों ने ये कहा है कि वो लोग सभी लोग 100% श्योर है कि जो कमांडर ने उन लोगों को कहा था कि इन जगह पर जिन लोगों को भी देखेंगे उन सभी लोगों को मारने के लिए। और इस गेट के पीछे एक कैमरा भी लगा हुआ है, तो वहां से रिकॉर्ड हुआ कि वो लोग मास्टर ली के हाउस को तोड़ा है। और हमें जुओ कियोंडो की कार में 2 गैस टैंक भी मिला है, और ये क्लियरली बताता है कि उसका इंटेंशन यही था कि इन सभी लोगों को मारने के बाद वो इस गैसोलीन से सभी की चीज को जला देगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जो क्वांडो ने इन दोनों ठगों को मार डाला है, यहाँ पर सफिशिएंट प्रूफ है। उसके बाद चाहो कहने लगते कि मिस्टर ली ब्रदर ली मैंने इन लोगों को नहीं मारा है, वो दोनों मुझ पर दोष दे रहा है, आपको मुझे विश्वास करना चाहिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उसके बाद मिस्टर यी यानी कि जियानून सोचने लगते कि हालांकि झाओ कियानडू के साथ मेरा रिलेशनशिप इतना भी खराब नहीं है, उसने मेरे लिए गिफ्ट खरीद के लिए बहुत सारा पैसा भी खर्च किया है, लेकिन इन लोगों की वजह से मुझे बहुत बड़ा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा। तो उसके बाद वो कहने लगते कि तुम ब्रदर ली किसे कह रहे हो, मैं तुम्हारा कोई ब्रदर नहीं है, नॉनसेंस की तरह बातें मत करो। देखो हमारे इन्वेस्टिगेट डिपार्टमेंट बहुत ही स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन है, हम लोग कैदियों पर दया नहीं दिखाते हैं। तुम सभी लोग आ जाओ और इसे हैंड कप पहना दो और इसे यहाँ से ले जाओ। उसके बाद उसे हाथ कड़ी पहनाकर वहाँ से पुलिस के जीप पे उठाकर ले जाता है। और उसके बाद ली जियाफन से कहते हैं कि ली जियाफन तुम भी इस सीन पर आज मौजूद हो, तुम भी एक सस्पिशियन हो, आ जाओ और इसे भी अरेस्ट कर लो। फिर वो मन ही मन सोच लगते हैं कि ली जियाफन अगर तू मेरे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश करता है तो मेरे पास हजारों रास्ता है तुझे सजा देने के लिए, तो तुझे पता भी चल जाएगा कि इस ली फैमिली का असली बॉस कौन है। उसके बाद और एक ऑफिसर जियाफन के सामने आकर कहता है कि मिस्टर ली प्लीज आप हमारे साथ चलिए, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट आपको प्रोटेस्ट ना करने की ऑर्डर देता है। और तभी जियाफन अपने असली रूप पर चला आता है, उसके हेवनली फेरी आई ओपन हो जाता है। जियाफन की ऐसी रूप देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाता है और जियाफन मन ही मन सोचने लगता है कि इन छोटे मोटे कीड़े का इतना हिम्मत कि वो राजा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है। तो उसके बाद जियाफन कहते हैं कि मैं सस्पिशियस ऑब्जेक्ट बन गया इसीलिए क्योंकि मैं इस घटना स्थल पर आ गया था, ये कुछ तरह की लॉजिक है, और अगर तुम्हारी बात तुम्हें कहा जाए तो तुम भी तो इस जगह पर हो, मतलब इस सीन्स की जगह पर हो, तो तुम्हें तो सस्पिशियस ऑब्जेक्ट माना जा सकता है। ली जियाफन तुम ये मत सोचना कि तू एक वाइस चीफ डिपार्टमेंट की लोग है तो इसलिए मैं तेरे वजह डर जाऊंगा। अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो यहाँ पर चीफ डिपार्टमेंट की हेड भी होते तो वो भी मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए। तेरा जैसा छोटा भाई चीफ की बात तो छोड़ ही दे। अगर तुझे मेरा बात समझ में आ गया है तो तू अपने लोगों को लेकर यहाँ से भाग जा, नहीं तो अदरवाइज मुझे बाद में ये ब्लेम करना कि मैं एम्प्लॉयड हो गया। तो तभी जियाफन कहते कि हे ली जियाफन तेरा हिम्मत कैसे हुआ मेरे साथ ऐसे बात करने का, हमारा हेड डिपार्टमेंट का लीडर है चीफ छांग, और तेरा इतना हिम्मत कैसे आ गया कि तू कह रहा है कि वो तुझे रिस्पेक्ट दे, तू वो इतना झूठ बोलना कहाँ से सीख लिया, तुझे क्या लगता है कि तू कौन है। और फिर से वो जियाफन गुस्से में कहता है कि तेरा पापा एक गरीब भूत है और तू एक गरीब भूत का बेटा है, तेरा पूरा फैमिली मेंबर गरीब भूत है। तो ये सुनते जियाफन बहुत ज्यादा
गुस्सा हो जाता है और कहने लगते कि ली सियावुन तेरा इतना हिम्मत कि तू मेरा पापा का मजाक उड़ा रहा है, मुझसे अभी के आप ही माफी मांग। तो उसके बाद ली सियावुन फिर से कहते कि हे तुझे क्या लगता है कि तू कौन है कि मैं तुझसे माफी मांगू? क्या पिछली बार का फैमिली मीटिंग के बारे में तुझे अभी भी याद है? मैं सभी लोगों को सामने तेरा पापा को गरीब बोलकर अपमान किया था और तेरा पापा का इतना भी हिम्मत नहीं था कि वो मुझे कुछ कहे, और यहाँ तक कि उसका पादने का भी हिम्मत नहीं है, और ये कहकर जोर जोर से हंसने लगता है। तो ये सुनते जियाफान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगते कि ली जियावुन तुम बड़े लोगों का अपमान कर रहे हो, इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट देना चाहिए, और उसे जड़ का थप्पड़ मारता है। और वो थप्पड़ खाने के साथ साथ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगते कि हे ली जियाफान तेरा इतना हिम्मत कि तू मुझे थप्पड़ मार रहा है। तो तभी जियाफान कहते कि हाँ मैंने तुझे मारा तो क्या गलत हुआ, और फिर इन फिंग को कहते कि इन फिंग तुम भी यहाँ पर आओ और उसे आके मारो। तो उसके बाद फिंग भी वहाँ पर जाके उसे बहुत जोर जोर से थप्पड़ मारने लगता है। तो फिर से वो जियोन कहने लगते कि देखो मैं इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की वाइस चीफ हूँ, तुम लोगों का हिम्मत कैसे हुआ मुझे ऐसे मारने का। तो उसके बाद वो अपनी गन यानी कि बंदूक को ढूंढने लगता है। तो तभी जियाफान कहते कि हे ली जियोन क्या तुम इसे ही ढूंढ रहे हो, और ये बंदूक जियाफान के हाथ में है। तो ली जियोन ये देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और कहते कि ये मेरा गन तुम्हारे हाथ में कैसे गया, और जियाफान इस गन को एक प्लास्टिक की चीज की तरह मरोड़ दिया और कहता है कि ये एक जंग का टुकड़ा है। तो उसके बाद उस बंदूक को वो फेंक कर इंग फेंग को कहते कि इंग फेंग इसे मारना जारी रखो, हाँ ध्यान में रखना कि ये मर ना जाए। और उसके बाद इंग फेंग उसे बहुत ज्यादा मारने लगता है और जियाफान कहता है कि बाहर फैमिली मीटिंग में सभी लोगों के सामने तुमने मेरे पापा को अपमान किया था, इस बेकार कुत्ते को और जोर से मारो। और जियावुन वहां से भागने लगता है तो इंग फिंग कहने लगती है रुक जा, और उसे इंग फिंग जोर का एक लात मारता है। तो बाहर से ये देखकर बाकी सारे लोग कहने लगता है कि मेरा आंखें गलत दिख रहा है, ग्रेट वाइस चीफ को एक बाहर का लोग पीट रहा है। और एक ऑफिसर कहते हैं कि ये पहली बार है जब मैं देख रहा हूँ कि एक बाहर का आदमी हमारे सर को मार रहा है, ये आदमी है कौन? के बाद जियोन भागकर कार के अंदर चले जाता है और वो कार के उठने के बाद भागते भागते कहने लगते हैं कि ली जियाफान मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे देख लूंगा। और उसके बाद वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तो इधर जियाफान सोचने लगता है कि ली जुआनुन ली फैमिली लीडर का पोजीशन पाने के लिए अपना होल्ड सिलेक्शन करते हैं, तो तुम आज क्या हुआ, इससे भी ज्यादा अपमान हो गए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें एक दिन का बाद का सीन दिखाया जाता है, वहीं पर एक घर को दिखाया जाता है। उस घर में जियाफान छोटे डेमन और उसके पापा जाता है। तो जियाफान कहता है कि फादर ये एक 2 फ्लोर वाला छोटा सा घर है, मैंने आपके लिए खरीदा है, यह का नजारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, आपकी टाइम की एंजॉय के लिए ये जगह बहुत ही ज्यादा बेहतर है। तो उसके बाद जियाफान सोचता है कि पिछली रात झाओ कियानडू ने बहुत सारे लोगों को भेजा था हमारे घर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो अभी हमारा घर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय है, तो हम लोग वहाँ पर नहीं रह सकते हैं, तो इसलिए मैं यूजुअल को मेरे पापा के लिए घर खरीदा है। इससे कोई भी मैटर नहीं करता है कि मेरा जिंदगी अभी कैसा है और कैसा चल रहा है, इससे ज्यादा दुख इसी बात का लगता है कि पापा की मौत को लेकर। लेकिन हेवन ने मुझे और एक मौका दिया है अपनी पापा के साथ रहने के लिए, ये अपॉर्चुनिटी मैं कहीं भी मिस नहीं कर सकता हूँ, इसका आनंद मुझे उठाना ही चाहिए। तो गाइस अगर रियल लाइफ में ऐसा होता तो क्या होता, आप लोग मुझे कमेंट कर जरूर बताना। क्या एपिसोड की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक बार भी जिन लोगों ने मेरे पापा को अपमान किया था उन सभी लोगों को मैं पापा के सामने ले आऊंगा और घुटने टेकाऊंगा और उन लोगों से माफी मंगवाऊंगा। तो उसके बाद जियाफान की पापा कहते हैं कि जियाफान कल दोपहर को फैमिली रियूनियन मीटिंग है, तुम्हारा 2 अंकल शहर से वापस आ गया है, तो तुम भी जल्दी से घर आना। और ये सुनते वो जियाफान सोच लेते कि यही 2 अंकल है और इन लोगों का फैमिली है जो ने मेरी पिता को दबा दिया था। उसके बाद जियाफान के पापा जियाफान की तरफ देख कर कहते हैं कि देखो कल रियूनियन मीटिंग है कल, तो तुम अपना टेम्पर को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना। तो ये सुनकर जियाफान भी जवाब देते कि हाँ मैं समझ गया पापा। और फिर वो सोचता है कि पापा ने जो कुछ भी कहा है वो सही है, लेकिन अगर वो 2 अंकल ने कुछ भी वहाँ पर मिसबिहेव करने की कोशिश की तो मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जियाफान अपने घर में अब फिर से कल्टीवेशन करने लगता है और सोचने लगता है कि जब से मैं शो पियनजेंग के पास से वो चार्ज डिवन स्टोन को लिया है तब से मेरा कल्टीवेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा भी ट्रेनिंग करूंगा मेरा कल्टीवेशन स्पीड और भी ज्यादा तेजी से बढ़ जाएगा। जियाफान की फोन बजने लगता है तो उस फोन पर डोंग होता है। तो डोंग कहते हैं कि जियाफान अभी अच्छा नहीं है, हम लोग क्लास मॉनिटर को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो तभी जियाफान कहते हैं कि देखो क्या हुआ है, मुझे खुलकर सब कुछ बताओ। उसके बाद डोंग कहते हैं कि कल रात हम लोग जब उसका बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट किए तो मैंने सोचा कि तुम पहले उसे उसके घर में ड्रॉप कर दिए हो, और यहाँ पर और भी ज्यादा बहुत ज्यादा प्रेजेंट था जो कि क्लासमेट ने दिया था उन लेने के लिए वो भूल गया था, तो मैंने सोचा कि मैं उसे मदद कर दूं और उसके घर पर भेज दूं। लेकिन बात यही है कि जब मैं उसके घर में आया तो मैं उसको कॉल किया, लेकिन उसका फोन बजता रहा लेकिन कोई भी पिक नहीं कर रहा है, लेकिन उसके घर की लाइट ऑन है। तो उसके बाद में चेक करने के लिए फास्ट फ्लोर में गया और जाते ही देखा कि उसके घर का दरवाजा खोला है, मतलब किसी ने तोड़ दिया है और यहाँ पर कुछ भी सही नहीं है, तो इसीलिए मैं साथ ही साथ तुम्हें कॉल किया। सुनकर जियाफान मनी मन सोचता है कि मैं वहां से आने से पहले उसको और एक चीज दी थी जिसके अंदर मेरी हेवनली एनर्जी छुपी हुई है, एक्सीडेंट को रोकने के लिए उसे ये पहले दी थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी हो जाएगा। उसके बाद सियोडोंग से कहते हैं कि देखो सियोडोंग तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैटर मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं ज़ांग ली जुआन को ढूंढ लूंगा। ये सुनते डोंग कहते हैं कि देख जियाफान तू ऐसा कैसे कह सकते कि मैं इसके बारे में चिंता न करूं और मैं तुझे अकेले नहीं जाने दे सकता हूँ। क्लास मॉनिटर आधे रात में मिसिंग है, यहाँ पर कुछ न कुछ तो बड़ा गड़बड़ हुआ ही है और मैं फैंस
जियो डोंग ऐसा आदमी नहीं हो जो प्रॉब्लम को देखकर भाग जाओ और उसके अलावा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाएगा। तो ये सुनते जियोफन कहते कि नहीं ऐसा कुछ भी मत करना क्योंकि वो लोग यूजलेस है, वो लोग सिर्फ वहाँ पर जाके अपनी मौत को दावत देगा, इससे बेहतर है कि मैं अकेले चले जाऊँ वहाँ पर। तो उसके बाद डोंग कहते कि ठीक है मैं अब ऑलरेडी यहाँ पर हूँ तो जियोफन तुम आ जाओ, मुझे फॉलो करो और हम लोग इमरजेंसी के समय एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। और इधर जियोफन छोटे डेमोन को भी उठा लेते हैं माझरात में। तो उसके बाद जियोफन कहते कि फाइन आई एम ऑन माई वे। उसके बाद जियोफन अपनी फहरी आंखों से देख लेता है कि वो कहाँ पर है। तो जियोफन मन मन सोचने लगता है कि ये शायद मास्टर चेन ने इसे किडनैप किया है। और इधर छोटी डेमोन कहने लगती है कि मास्टर अभी मिडनाइट है, आप कहाँ जा रहे हैं। तो उसके बाद सी शिफ्ट होता है, हमें डोंग को दिखाया जाता है। तो डोंग को एक लड़की कहती है कि फैंग जियो मैं तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के पास इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, इसकी नाम है ची जीनिया, वो सिटी का ताइक्वान चैंपियन है और इसके अलावा वो नेशनल चैंपियनशिप पर भी टॉप 10 पर है। तो ये सुनकर डोंग भी थोड़ा खुश हो जाता है और कहते हैं कि आई कैन नॉट बिलीव कि इसके पास इतने सारे अचीवमेंट्स हैं, इनक्रेडिबल। डोंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है उससे साथ हैंडशेक करने के लिए, लेकिन वो इग्नोर कर देता है। तो उसके बाद फिर से वो लड़की कहती है कि मेरी बॉयफ्रेंड के पीछे इतने सारे लड़कियां हैं कि इन लोगों को गिनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और कल रात में अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखने गई थी तो इसलिए क्लास मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाई थी। लेकिन तुमने जब कहा कि हमारे क्लास मॉनिटर के साथ कुछ हुआ है तो मैं इसे जल्दी से जल्दी इसे खींच कर यहाँ पर लाई ताकि वो हमें कुछ मदद कर सके। लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इसका नाम है यकियान और चेजियान ने इसे नया भर्ती किया है। उसका शक्ल देखकर उसे जज मत करना क्योंकि वो एक नेशनल लेवल की हैकर है, वो हमारी मॉनिटर को ढूंढने के लिए मदद करेगी। उसके बाद वो चेजियान डोंग से कहती कि हे फैंग जिया डोंग तुम्हारे साथ अभी भी फोन में कौन था, वो उसने हिम्मत कैसे किया हम लोगों को यूजलेस कहने का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हल्के में लेने की, जब वो लड़का यहाँ पर आ जाएगा तो मैं उसे दिखा दूंगा रियल बॉस कौन है। तो उसके बाद वो लड़की फिर से कहती कि फैंग जिया डोंग अभी अभी मुझे ली जियोफन ने कॉल किया था और वो बहुत ही ज्यादा बात करते हैं। और उसके बाद वो मन मन सोच लेते कि अभी मुझे अभी भी याद है जब हम लोग स्कूल में थे तो ली जियोफन बहुत ही ज्यादा शर्मिला था, वो खुद को बचाने के लिए भी खुद स्टैंड नहीं हो पाता था। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती हूँ कि वो इतना जल्दी बदल जाएगा और इतना एरोगेंट भी बन जाएगा। समय में मुझे कुछ ही दिनों के अंदर जियोफन के ऊपर क्रश आ गई थी, लेकिन जब मैंने देखी कि वो बहुत ही ज्यादा गरीब है तो मूव ऑन आगे कर बढ़ गई। बहुत ही ज्यादा लकी थी कि मैं पहले मूव ऑन कर गई। ली जियोफन के साथ अगर चीजियान का तुलना करे तो एक चींटी के साथ हाथी का तुलना करना जैसा होगा। तो तभी वहाँ पर अचानक से जियोफन और वो छोटे डेमन चले आते हैं। तो उसे देखती डोंग कहते कि हे जियोफन को देखकर चीजियान मनी मन सोचने लगते कि इसकी हिम्मत कैसे हुआ, इसे देखो कितना वीक है और मुझे फोन पर बता रहा है कि हम लोगों को वहाँ पर ले जाना यानी कि मौत को दावत दे। वो यहाँ पर एक छोटी सी लड़की को भी लेकर आया है, क्या ये इसका फैमिली मेंबर है। फिर से वो जियोफन की तरफ देखकर सोच लगता है कि तो ये वो बंदा है जो फोन पर नॉनसेंस की तरफ बातें कर रहा है, ये शायद अपनी मौत को दावत दे रहा है। उसके बाद वो कहते हैं कि ये वही लड़का है फैंग जियो डोंग ने जिससे मदद मांगा है। और जियोफन उसे देखकर मनी मन सोच लगती कि टू बी ऑनेस्ट अगर तू मरना नहीं चाहता है तो मेरे पास भी मत आना। उसके बाद जियोफन कह देता है कि देख अगर तू कंटिन्यूअसली ऐसा करते रहा तो अगर मैं पोलाइट ना रहा तो बाद में मुझे ब्लेम मत करना। सुनते वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगती कि हे परेशान करने वाला कुत्ता मैं ये और एक बार कहूंगा। तो तभी डोंग उसे रोकता है और कहते कि शांत हो जाओ, यहाँ पर हम सभी लोग मॉनिटर को बचाने के लिए आए हैं, तो एक दूसरे के साथ फाइट कर क्या फायदा। उसके बाद वो फिर से जियोफन से कहती कि फिक्के ये वीक बंदा फिर हमारे साथ जाएगा, इस बात से डर है कि वो अपने आप को बचा नहीं पाएगा, वो जरूर से जरूर मौत का दरवाजा ढूंढ रहा है। चीज़ों फिर मनी मन सोचने लगते कि तूने मुझे ये शब्द पहले कहा था, अभी मैं तुझे ये शब्द वापस दिया, ये गुस्सा निकलने के ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। उसके बाद फिर कहता है कि क्या तू झांगली जुआन का ठिकाना जानता है कि वो कहाँ पर है, तो बिना ठिकाने यहाँ पर चले आया, कुछ भी नहीं जानता है। तो उसके बाद जियोफन कहते कि चलो सभी लोग चलते हैं, हमारा टारगेट माउंटेन चेंगमेंग है, हमारा टाइम का सही इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर जियोफन मरीबन सोचने लगता है कि इन लोगों के साथ बहस कर कोई फायदा नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट है उसका जान बचाना। सुनते वो चेजियन चिल्लाने लगता है, कहते कि हे तुझे क्या लगता है कि तू उस लोकेशन के बारे में जानता है, कौन तुझ पर बिलीव करेगा। तो तभी वो हैकर कहते कि मास्टर मुझे वो मिल गया, हमारा टारगेट माउंट चेंगमेंग पर है। सुनते वो चेजियन थोड़ा सा शौक हो जाता है और कहते कि क्या तू क्या बोला है ये सब। फिर वो अपने आंखों से देखता है कि माउंटेन चेंगमेंग और फिर कहता है कि इम्पॉसिबल वो माउंटेन चेंबर पर क्यों है। उसके बाद वो सोचने लगता है कि ये एक प्रोफेशनल हैकर है और वो ली जियोफन का फोन को हैक करके उसकी लोकेशन की पता करा, लेकिन ली जियोफन वहीं पर खड़ा होकर सिर्फ 1 सेकंड के अंदर ही बता दिया कि वो कुछ जगह पर है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, शायद मुझे कुछ इल्यूशन हो रहा है। और उसके बाद वो सभी लोग उस माउंटेन चेंगमेंग के लिए निकल पड़ता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें चेंगमेंग माउंटेन को दिखाया जाता है। तो वो लोग कुछ दूर उस माउंटेन पर चढ़ने के बाद डोंग कहते हैं कि सामने का रास्ता बहुत ज्यादा छोटा है और उबड़ खबर भी है, शायद हम लोगों को हमारा कार यहीं पर रोक छोड़ना होगा और हम लोगों को पैदल ही चलना होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चेंगमेंग माउंटेन
कितना उदास हो, यहाँ पर मैं किसी को भी नहीं देख पा रहा हूँ और यहाँ पर हर जगह पर डेमोनिक ऑरा है। तो तभी वो छोटा डेमोन भी कहती कि मास्टर यहाँ पर फूल डेमोनिक ऑरा है, ये हजारों फूलों वाली गली से ज्यादा है। मैं बहुत सालों से इतनी अच्छी डेमोनिक ऑरा टेस्ट को नहीं जगी है। चीजियन की गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा डरने लगती तो वो कहती है कि चीजियन मुझे बहुत ज्यादा डर लगती है। यूनजू में सभी सीनियर लोग ये कहते थे कि इस चिंगमिंग माउंटेन पर हेवनली इम्प्यूरिफाइड बहुत सारे हैं। तभी सेजियन कहते कि देखो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कुछ भी नहीं हुआ तुम्हें। और सिर्फ उनकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि अगर यहाँ पर कोई भी डर रहा है तो जल्दी करो और अपनी घर वापस चले जाओ। तो वो लड़के भी जेफन को कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें सेम चीज ही कहना चाहती हूँ कि ये चिंगमिंग माउंटेन इतना सिंपल नहीं है जितना तुम सोच रही हो। अभी भी ज्यादा लेट नहीं हुई है, तुम यहाँ से जा सकते हो। प्लीज जेफन, अभी भी मुझे याद है कि हम लोग जब स्कूल में थे तो अगर तुम इतना शर्मिले थे कि अगर तुमको कोई धमकाता भी तो तुम भागने का भी हिम्मत नहीं करते थे। तो ये तुम्हारा जगह नहीं है, तो जल्दी करें और हमारे आंखों के सामने से चले जाए। वो छोटा डेमोन कहती कि मास्टर हमें जल्दी करना चाहिए क्योंकि माउंटेन की टॉप पर यहाँ से डेमोनिक ऑरा ज्यादा है। इधर डोंग उस लड़की से कहते हैं कि तुम नहीं देखे हो कि जेफन ने उन लोगों के साथ कैसे डील किया, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। लास्ट नाइट जेफन ने मास्टर जियान को बहुत ज्यादा मारा, तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। तो ये सुनकर वो लड़की कहती कि हाँ थैंक्स जियाडोंग, मुझे पता है कि ये ली जेफन कितना यूजलेस है। हो सकता है कि वो हाल ही में कुछ मार्शल आर्ट स्किल सीखा है, लेकिन वो मेरा बॉयफ्रेंड से बहुत बेहतर नहीं हो सकता है। और उन लोगों का बात जेफन सुन रहा होता है। जेफन उन लोगों के बात सुनकर सोचने लगते कि ये लोग मेरे सामने एक चीटियों जैसा है, इन लोगों का हिम्मत कैसे हो मेरे सामने ऐसे बात करने का। और इधर वो लड़की फिर से कहने लगती कि थैंक्स जियाडोंग, तुमने जो कुछ भी कहा उसका मुझे सबूत दिखाओ, नहीं तो तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो फेक है। और इधर जेफन इन लोगों की बात सुनकर सोचने लगता है कि इन लोगों को समझाकर टाइम वेस्ट कर कोई फायदा नहीं, अभी मोस्ट इंपोर्टेंट काम है कि क्लास मॉनिटर को बचाना। छोटे छोटे बातों पर मुझे ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी वो छोटा डेमन कहती कि मास्टर हम लोगों के सामने एक कटा है और ये सारे रूट हम लोगों को चिंगमिंग माउंटेन की तरफ ले जाती है। तो उसके बाद चेजियन उस हैकर से कहते हैं कि ये कियांग, अगर तूने पहले ही रास्ते पर काटा देख लेता तो फिर हम लोगों को जीपीएस में क्यों नहीं कहा। उसके बाद वो हैकर अपनी लैपटॉप खोलकर कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द झांगली जुआन की फोन की लोकेशन के अनुसार हमें लेफ्ट रूट के शॉर्टकट पड़ेगा। तो तभी छोटा डेमन कहते कि हे राइट वाले रूट हम लोग लेते हैं। ये सुनते वो हैकर गुस्सा हो जाता है और कहने लगते कि हे अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता है नॉनसेंस की तरह बातें करना बंद करो, हम लोग राइट वाला रास्ता क्यों लेंगे। तो तभी वो छोटा डेमन भी गुस्सा दिखने लगते हैं कि और कहने लगते हैं कि ये क्यों है, अपनी समय बर्बादी मत करो, लेफ्ट वाला रूट हम लोग लेते हैं। उसके बाद जेफन कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें ऑनेस्टली एडवाइस देता हूँ कि अगर तुम लेफ्ट रूट को लेते हो तो तुम मारा जाओगे। तो ये सुनते वो चेजियन कहते कि अरे भाई ऐसा लगता है कि तुझे अभी भी शर्म नहीं आया है ना, तुमने कहा था कि हम लोग माउंट चिंगमिंग में एंट्री लेते हम लोग मारा जाएंगे, तो क्या हम लोग तो अभी भी मारा नहीं गया, अब तो जिंदा तो है और तुम अभी भी इस जगह पर ही खड़े हो, नॉनसेंस की तरह बातें कर रहे हो, झूठ भी बोल रहे हो, शायद मैं तुम्हें ना मारते मारते मारे डालूं। तो तभी वो लड़की उसकी बॉयफ्रेंड को समझाने लगती है कि फाइन इट्स ओके, अगर वो लोग हमारे साथ नहीं आना चाहते तो उन लोगों को अलग रूट लेने दो, फिर उन लोगों के साथ हमारा कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। और इधर वो हैकर जेफन से कहते कि हे छोटा सा बच्चा, इस बार मैंने तुझे माफ कर दिया, अगर यहाँ पर मेरा मास्टर नहीं होता तो मैं तुझे पीट पीट कर मार देता। उसके बाद वो लोग अलग रूट लेकर वहां से चले जाता है वो तीनों लोग। वो लोग जाने के बाद जेफन मनी मन सोच लगते कि मैं महसूस कर सकता हूँ कि लेफ्ट पैथ पर एक डर्टी ऑब्जेक्ट है, अगर वो लोग जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर सकता है तो वो लोग मर भी जा सकता है। और इधर जेफन डोंग और वो छोटी डेमन पे जाने लगता है तो डोंग कहता है कि जेफन तुझे ऐसा मतलब ऐसा कुछ सहन नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर डोंग जेफन से कहते कि देख हिक्सी हमारा क्लासमेट है, अगर वो लोगों के साथ हम लोग भी जाएंगे तो कम से कम अगर वो लोग कोई खतरे में पड़ेगा तो हम लोग उन लोगों को मदद कर पाएंगे। तो ये कहकर डोंग मनीमन सोचता है कि लास्ट नाइट मैंने देखा कि ली जेफन उन लोगों के साथ कैसे डील किया और ये चेजियन बहुत ही बड़ा हो सकता है लेकिन वो जेफन के ओपोनेंट नहीं हो सकता है। वो लोग कितने अज्ञानी है कि वो लोग इसे इग्नोर कर रहा है। उसके बाद जेफन बहुत सोचने के बाद कहते कि फाइन ठीक है मैं तुम्हें मौका देता हूँ और तुम्हारे वजह से उन लोगों को एक मौका देता हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और इधर हमें इन लोगों को देखा जाता है। ये लोगों से वो लड़की कहती है कि सचमुच इस माउंटेन का रोड बहुत ज्यादा उबड़ खराब और बहुत ज्यादा अंधेरे में है। चीजियन इस ब्रांचेस को देखो, इन लोगों को देखकर भूत जैसा लग रहा है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रही है। वो पक्षी बहुत ज्यादा डरावनी है, अगर हम लोग कल यहाँ पर आए तो इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा। तभी चेजियन कहते कि एक सेकंड देखो मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी जेफन भी छोटा डेमन और डोंग भी उधर आता है तो उन लोगों को देखकर वो हैकर कहते कि मास्टर देखिए वो लोग आ रहा है। तो चेजियन उन लोगों को देखकर कहते कि अरे ये मैंने सोचा कि ये लोग तो बहुत बहादुर है लेकिन ये लोग तो डर के मारे यहाँ पर भाग आए, फाइनली इन लोगों को हमारा मदद की जरूरत पड़ी गया। फिर मनी मन सोच लगते कि अगर कुछ भी होता है तो मैं इन तीनों को अपनी शील्ड के लिए इस्तेमाल करूंगा। तो तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत एक लड़की हेल्प हेल्प करके चिल्लाने लगती है, मेरी ग्रैंडमा की पैर पत्थर के नीचे फंस गई है, प्लीज कोई मुझे इसे उठाने में मदद करो। और इधर छोटा डेमन को समझ में आ जाती है कि ये लोग इंसान नहीं है। तो छोटा डेमन कहती है कि मास्टर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, ये लोग ह्यूमंस नहीं है। और
और इधर डोंग कहते कि हे जियोफन, वो ओल्ड लेडी पत्थर पर फंसा हुआ है, चलो हम लोग जाकर मदद करते हैं। तो तभी जियोफन कहती कि रुको, उन लोगों के लिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद जियोफन अपनी हेवनली फेरी आई को ओपन करता है और मन मन सोचने लगते हैं कि ये लोग हंटिंग सोल है, ये लोग एक बूढ़ी और लेडी के वेश ले ली है इंसानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए। इस सांगमेंग माउंटेन में बहुत सारे पूजा करने वाला आत्मा है, यानी कि सोल है। वो लोग पुनर्जन्म सर्कल में प्रवेश करके कष्ट नहीं उठाना चाहते हैं, इसलिए वो लोग यहाँ पर भूतों और राक्षसों में बदल गए और लोगों को, बहुत सारे लोगों को एक तकलीफ पहुंचाया और मार भी डाले। इतना अफसोस की बात है कि ये आत्मा नहीं जानता है पुनर्जन्म सर्कल को कि ये कहाँ से काम करता है। ये लोग नहीं जानते कि उस फेरी वर्ल्ड में पहुंचने के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है। तो उसके बाद इधर छेछियां कहने लगती है कितना डरपोक है ये लोग। और फिर ये किंग यानी कि उस हैकर को कहते कि जाओ और उन लोगों को जाकर मदद करो, किसी कावर्ड की तरह होना नहीं चाहिए तुम्हें। तो उसके बाद वो हैकर वहां पर जाता है वो स्टोन हटाने के लिए और जाकर कहते कि ओल्ड लेडी मैं आपको मदद करता हूँ इस स्टोन को हटाने के लिए। उसके बाद वो उस स्टोन को हटाने के साथ ही साथ वो बूढ़ी औरत कहती कि थैंक यू यंग मैन, तुम बहुत ही अच्छे पर्सन हो। और वो लड़की भी उसे पकड़कर कहने लगती कि ब्रदर आप बहुत ही अच्छे, लेकिन असल में तो इनको पता नहीं कि ये दोनों है क्या। तो उसके बाद वो हैकर उन लोगों को कहने लगते हैं मैंने तुम लोगों को बोला था तुम सभी लोग कावार्ड हो, अभी क्या तुम्हारे पास कोई शब्द है मुझे कहने के लिए। और तभी अचानक इन लोगों को फेस देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लोग कुछ ना कुछ चीज देखकर अचानक से डर गया है। तो तभी वो हैकर उन लोगों को देखकर कहने लगती कि मास्टर क्या हुआ आपका एक्सप्रेशन अचानक से इतना वियर्ड कैसे हो गया। और इधर चेजियन डर के माने ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था और कहने लगता है कि ये क्या तुम्हारे पीछे देखो। और वो लड़की भी उधर चेजियन के पीछे छुप जाती है और कहने लगती है कि डेमन, वो डेमन है। तभी वो हैकर पीछे घूमते ही देखता है कि वो बूढ़ी औरत कहती कि यंग मैन तुम सचमुच बहुत ही अच्छी हो। और ये वाला चेहरा देखकर तो पहले तो मुझे बहुत ही ज्यादा घिन आ रही है, लेकिन फिर भी मुझे क्या करना पड़ रहा है। तो फिर वो कहती है कि वो डेमन तुम जानते हो कि मैं हंग्री हूँ, तो इसलिए तुम यहाँ पर आए मेरे लिए, राइट। और फिर वो डेमन मुंह खोलकर उस हैकर को खाने लगता है और वो हैकर चिल्लाने लगता है मास्टर हेल्प मी प्लीज, मुझे मदद करो। और इधर चेजियन ये देखकर कहने लगता है कि ये क्या, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। फिर वो दौड़ के जाता है उसे बचाने के लिए और जाने के साथ साथ उस डेमन को जाके एक जोर का लात मारता है, लेकिन उस डेमन को लात में से कुछ भी फर्क नहीं होता। तो ये चेजियन सोचने लगता है कि इम्पॉसिबल, मैं ताइक्वांडो चैंपियन हूँ इस सिटी का, मेरा इस किक का इतना पावर है कि एक 10 सेंटीमीटर थिक वुड को भी मैं तोड़ सकता हूँ, लेकिन इस ओल्ड लेडी को कुछ भी नहीं हुआ है। फिर से उसे बहुत ज्यादा किक मारने लगता है, मुक्का मारने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है। और फिर वो डेमन घूम जाती है और घूम कर कह देगी यंग मैन क्या तुम मेरे पीठ में खुजली करने में मदद कर रहे हो, चिंता मत करो, इससे खाना फिनिश करने के बाद नेक्स्ट टाइम तुम्हारा बारी। और ये सुनते वो चेजियन बहुत ज्यादा डर जाता है और कहने लगते डेमन तुम डेमन हो, तुम ये क्या को खा रहे हो। बट वो डेमन इस चेजियन को एक जोर का स्ट्राइक करता है, मतलब मारता है। और एक लड़की भूत जो होती है वो कहने लगती कि ओ मैं उन सारी लड़कियों से बहुत जेलियस फील करती जो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है। इसे देखकर तो ऐसा लग रही है कि इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा डिलीशियस होगी। और इधर वो लड़की डर के मारे कहने लगती कि मेरे पास मत ना हो। और वो भूत वाली लड़की कहने लगती है कि मैं बहुत सालों से इंसानों की मांस नहीं खाया हूँ, आज मैं इस डिश को बहुत ही मजे से इंजॉय करूंगा। और इधर वो लड़के चिल्लाने लगते कि चेजियन मुझे बचा लो बचा लो। और इधर चेजियन एक पत्थर उठाकर उस बूढ़ी वाली भूत को मारती है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता है। और फिर वो डेमन उसके सोल यानी कि आत्मा को एकदम पूरा सा सक्कर लेता है और उसी वजह से वो चेजियन वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर वो लड़के सोचने लगते कि चेजियन भी मारा गया है, अभी हम लोग क्या करेंगे, आजाद हम सभी लोग यहाँ पर मर जाएंगे। और इधर वो दोनों डेमन इस लड़की को खाने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है। तभी वो ओल्ड वाले डेमन कहने लगती कि हे छोटी लड़की हिलना डुलना बंद करो, हमें तुम्हें खाने दो। और इधर वो चिल्ला लेने लगते है कि मुझे बचा लो प्लीज कोई बचा लो। इधर डोंग जियोफन से कहने लगते है कि जियोफन यहाँ पर हम सभी लोग एक ही क्लासमेट के हैं, प्लीज तुम हिक्सिया को बचा लो, यहाँ पर सिर्फ तुम ही एकमात्र हो जो इन लोगों को बचा सकते हो। उसके बाद जियोफन अपने असली रूप पर आता है और ये देखते वो दोनों डेमन बहुत ज्यादा छौक हो जाती है। और ये जियोफन की एनर्जी की मदद से वो दोनों डेमन दूर के जाकर चिटकर पड़ती है और कहने लगती है कि इस किंग के साहस की मदद से सारे लोग मर जा सकते हैं। फिर से वो दोनों भूत दूध कर कहने लगते हैं कि तेरा इतना हिम्मत कि तू इस किंग माउंटेन पर इस छोटे से पावर को लेकर आया है, तू आज रात मरने वाला है। और फिर वो दोनों डेमन जियोफन की तरफ बढ़ने लगता है। तो वो दोनों डेमन अपनी पूरी शक्ति के साथ जियोफन को मारने के लिए जाता है, लेकिन जियोफन के सामने एक शील्ड जैसा कुछ बन जाता है और उसमें से वो टक्कर खा जाता है। और फिर कहने लगता है कि अरे कछुआ तुझे क्या लगता है कि तू मुझे ऐसे रोक सकता है। और तभी जियोफन उस डेमन को उसकी शक्ति के अंदर मतलब उसकी एनर्जी के अंदर दबोच लेता है। और वो देखते सोचने लगते कि अरे बाप रे ये कब हो गया, तुमने कब मुझे इस पर कैद कर लिया, मुझे छोड़ दो। तभी जियोफन कहते हैं कि देखो तुम्हारे लिए बाहर जाना इतना आसान नहीं है और मैं तुम्हें जाना चाहता था, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता हूँ, तू यहीं पर मर जा। और जियोफन अपने हाथ के मुट्ठी
को बंद करता है और वही पर वो एकदम मरा जाता है। और फिर उस डेमन के सोल सोचने लगती है कि नहीं, ये पर्सन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मुझे इमीडिएटली मास्टर चेन को इसके बारे में रिपोर्ट करना चाहिए। और वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी छोटा डेमन उसे पकड़ लेती है और कहने लगती है कि ए छोटे से बच्चे, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। तो छोटा डेमन कहती है कि ओ तुम मुझे खाना चाहते हो, तो लेकिन इसका ऑपोजिट होगी, मैं तुम्हें खा लूंगी। छोटा डेमन उस सोल को खा लेती है। और इधर वो लड़की जियोफन को देखकर सोचने लगती है कि मैं गलत था जियोफन के ऊपर। जियोफन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो एक ही स्ट्राइक में उस मॉन्स्टर को मार डाली। इंडियन हाई स्कूल में ये ली जियोफन एक कावर्ड था, बहुत ही ज्यादा डरपोक था, लेकिन वो अचानक से इतना ज्यादा महान कैसे बन सकता है। तो उसके बाद जियोफन इन लोगों को कहते कि चलो हम लोग चलते हैं, मॉनिटर हम लोगों को लिए इंतजार कर रहा है, उसे बचाना होगा। ये सुनकर वो लड़की फिर से जियोफन से कहती है नहीं जियोफन, क्योंकि तुम इतने ही पावरफुल हो, तुम लोगों को बचा सकते हो, तो तुम पहले अटैक क्यों नहीं करते। बेहिचक से चीजियन और इफियन मारा गया। तो ये सुनते जियोफन कहते कि क्या मेरे लिए वो लोग मरा है। देखो ये मत भूलो कि मैं ही तुम लोगों को रोका था, मैंने बोला था कि पहाड़ के साइड मतलब पहाड़ के अंदर मत घुसो, लेकिन तुम लोग मेरे बात कहाँ सुनी, सब लोग आगे गए। ये अफसोस की बात है कि तुम लोग मेरे बात हर जगह सुनने के बजाय हर जगह पर मेरे अपमान करते रहे, लेकिन फेंग जियाओ डोंग की वजह से मैं तुम्हें बचाया और तुम्हें और एक मौका दिया। मैंने अपने पुराने क्लासमेट के साथ मीट की थी, तब मैंने उन लोगों को कहा था कि मत जाओ, लेकिन उन लोगों ने मेरी बात को नहीं सुनी, अभी तक मेरे उपवास कर रहे थे। एक के बाद एक तुम लोग को याद दिलाता रहा, लेकिन तुम लोगों ने क्या मेरी बात को सुनी। तो ये सुनकर हिक से थोड़ा सा गुस्सा होने लगता है। तो डोंग कहता है कि एक से गुस्सा मत हो, जियोफन तुम्हारे लाइफ बचाई है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लोग वहाँ से जाने लगते थे। कुछ दूर जाने के बाद हिक से कहते हैं कि हम लोग अभी तक वो क्यों पहुंच नहीं रहे हैं। उसके बाद वो लोग कुछ दूर चलने के बाद ली जुआन को देखती है और देखते ही कहने लगते कि हे जियोफन देखो उधर। और तभी ली जुआन को कुछ एनर्जी के मदद से उसके सोल यानी कि आत्मा को खींचने लगते हैं और ली जुआन बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तो ये देखकर डोंग कहने लगता है कि जियोफन ये क्या हो रहा है यहाँ पर, मॉनिटर का सिचुएशन अभी बहुत ही ज्यादा डरावनी है। तभी जियोफन कहते हैं कि ये एक जैन है जो कि ली जुआन के अपनी एविल स्पिरिचुअल आत्मा को अपशिष्ट करने के लिए मजबूर कर रही है। और फिर जियोफन मन मन सोचने लगते हैं कि ऑर्डिनरी पीपल मतलब सामान्य लोग इस डार्क कीवाई को सहन नहीं कर पाता है। बात सिर्फ इतना ही है कि ये कूल और डार्क स्पीड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन झांगली जुआन की 9 इन कीवाई बहुत ही पतली है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो झांगली जुआन इस कोल्ड और डार्क स्पीड आत्मा को रोक नहीं पाएगा और वो एक जिंदा जागता आत्मा मतलब वो मर जाएगा। और फिर भी झांगली जुआन कहने लगती कि हे जियोफन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम चले जाओ, तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। उसके बाद वो चेन मतलब छोड़ देता है वहां से और ली जुआन वहीं पर गिर जाती है। तो ये देखकर जियोफन बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि क्लास लीडर मैं तुम्हें बचा लूंगा जल्दी। तो तभी वहां पर वो मास्टर चेन चले आता है। वो आधे कहते कि हे वहीं पर रुक जाओ, लेकिन फिर भी ली जुआन उस मास्टर चेन से कहती है कि मास्टर चेन मैं आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज आप उन लोगों को माफ कर दीजिए, वो लोग सिर्फ मेरी क्लासमेट है, वो लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि वो लोग कभी भी यहाँ पर नहीं आएंगे, प्लीज आप उन लोगों को छोड़ दीजिए। तो मास्टर चेन कहते कि नहीं, इन लोगों को कोई भी मौका नहीं मिलेगा क्योंकि वो लोग मेरे प्लान में आने की हिम्मत की है। तो वो लोग जैसे यहाँ पर आए तो वो लोगों को मरना ही पड़ेगा क्योंकि वो लोग तुम्हारी क्लासमेट है, तो मैं इन लोगों को जल्दी मौत दूंगा। और उसके बाद उन लोगों की तरफ कुछ फेंक कर मारता है और कहते कि आपने आपका जान खुद ही ले लो, नहीं तो अगर मैं तुम लोगों को मारूंगा तो ये दर्दनाक मौत होगा। तो तभी जियोफन कहती कि तू मेरे सामने बात करने के लिए लायक भी नहीं है और तू वही है जो अभी मरने वाला है, झांगली जुआन को छोड़ दे, नहीं तो तू अभी के अभी मर जा। और इधर जियोफन की बात सुनकर वो लड़की हिक्स ये सोचने लगती है कि ये लेजेंडरी मास्टर चेन है और ली जियोफन तू जरूर से जरूर मरने वाला है, ये पागल लड़का है, जब मैं मर रही थी तो वो मुझे बचाने के लिए नहीं आई थी, अभी मैं बदला लेने के मेरे पास समय है। मास्टर चेन एक रेपुटेशन लेजेंडरी आदमी है, पोड़ो यूनजून में उसे जानते हैं, वो एक गॉड है, वो ली जियोफन को एक कीड़े की तरह कुचल देगा। तो उसके बाद मास्टर चेन फिर से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास कुछ स्किल है, अदरवाइज नहीं तो तुम वो दो पहाड़ों के बीच वाले घोस्ट को नहीं मार सकते थे इतनी आसानी से। और उसके अलावा मेरा ट्रेनिंग दिया हुआ स्टूडेंट को तुम ये फिंग को भी मार डाला है तुम्हारे अपने हाथों से। और जहाँ तक इस यंग लेडी के बात है, वो तुम्हें पसंद नहीं करती है और तुमने उसे नहीं बचाया तो इसलिए वो तुमसे बदला नहीं लेना चाहती है। क्या तुम विशेष रूप से अपने बॉयफ्रेंड की बदला लेने के लिए इस लड़के को मारना चाहती हो? पहले तो वो एक पल के लिए सोचने लगती है और फिर कहती है कि यस मास्टर चेन, ली जियोफन के पास कुछ पावर है, वो उन लोगों को बचा सकता था, लेकिन वो लोगों को वो मरते हुए देखा, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए बदला ले। तो उसके बाद मास्टर चेन फिर से कहता है कि अगर तुम मुझसे रेवेंज लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। फिर ली जुआन की माथे पर एक जोर का मार दिया और उसके शरीर के अंदर से एक शैलो बाहर निकल जाती है। और फिर मास्टर चेन उसी शैलो को लेकर कहते कि इस शैलो को निगल लो, अगर तुम इस शैलो को खा लेते हो यानी कि निगल लेते हो तो तुम आसानी से तुम्हारे बॉयफ्रेंड के रेवेंज ले सकते हो। और इधर डोंग ये देखकर कहने लगते कि हे प्लीज मत ऐसा मत करो, जियोफन ने तुम्हारे जान बचाया है और तुम उसके काइंडनेस का ऐसा रिप्लाई दोगे। और जियोफन ये देखकर सोच लगते कि इस मोती पे झांगली जुआन की इन एनर्जी मौजूद है। उसके बाद वो हिंजिया उस मोती को खा लेती है, मतलब निगल लेती है
बाहर निकल लेने के साथ ही साथ उसके शरीर के अंदर उस इंग एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है और उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा शक्ति महसूस करने लगता है वो, और उसकी इंग शरीर उसकी शरीर के अंदर एनर्जी मतलब एक्टिवेट हो जाता है। और फिर वो ली जियाफान को कहने लगते हैं कि ली जियाफान अभी तू मरने वाला है। उसके बाद वो फ्यूरियस नाइट को पंजे का इस्तेमाल करती है और उसकी एनर्जी के वजह से डोंग इधर उधर भागने लगता है। तो वो डोंग सोचने लगता है कि अचानक से हिक्से सडनली इतना पावरफुल कैसे हो गया, उसकी पंजे की एक शक्ति की मदद से मैं हवा में उड़ गया। और जियाफान को कहने लगते हैं कि हे जियाफान वहां से भाग जाओ, अपने जान बचाकर वहां से भागो। और फिर वो हिक्से कहने लगते हैं कि हे क्या तू डरने रन करने से मतलब भागने से डर रही है, मैं तेरा दिल को खोद कर बाहर निकाल दूंगी। तो ये देखकर जियाफान मन ही मन सोचने लगते हैं कि हालांकि उसके सर को बात छोड़ के उसके सारा का सारा बॉडी मेरे सामने एक चींटी जैसा है, मैं आसानी से उसे मार सकता हूँ और ऐसा छोटा सा लोग मुझे पोक करने की हिम्मत करते हैं। और इधर हिक्से उसे मारने के लिए तेजी से आगे की तरफ बढ़ते। जब जियाफान को मारने के लिए आती है तो तभी हिक्से के सामने छोटा डेमन चले आती है उसको बचाने के लिए। तो वो छोटी डेमन उसे रोकने के साथ साथ कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर भूत प्रेत और इतने सारे आत्मा एकत्रित हो गए और इसी वजह से मेरा कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा इंप्रूव और रिस्टोर हो गई है। उसके बाद छोटी डेमन मैजिकल एनर्जी फ्लो को इस्तेमाल करती है और कहती है कि ये तेरी लो लेवल की मैजिकल पावर है, अभी मैं तुझे दिखाती हूँ कि मेरी मैजिकल रियल मैजिकल पावर। उसके बाद छोटी डेमन उसकी पावर को इस्तेमाल करते हुए उसी वजह से वो पीछे खिसक कर जाकर दूर जाकर गिर जाती है। तो इधर हिक्से नीचे गिरकर फिर भी कहती है कि ये कैसे हो सकती है, लेकिन ये अभी भी खत्म नहीं हुई है। छोटी डेमन जियाफान से पूछती है कि मास्टर क्या मेरी स्टेन पहले से ज्यादा बेहतर हुई है। जियाफान कहती है कि स्लोपी, और ये सुनते ही छोटा डेमन कहती है कि व्हाट डू मीन स्लोपी, ये ऑब्वियसली बहुत ही पावरफुल था। उसके बाद छोटी डेमन फिर से छोटी होने लगती है और कहने लगती है आउच मैं इसे और मेंटेन नहीं कर सकती हूँ। तो उसके बाद जियाफान गुस्सा हो जाता है और जियाफान अपनी एनर्जी यानी कि अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और ये देखकर वो जेन वो कहते लगता है कि नाइस मूव छोटे बच्चे, मैं एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि तुम ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंच जाओगे और तू अपना आसन रियलम की तरह मूव कर चुका है, लेकिन ये कोई बड़ा बात नहीं है। स्टीफन जेन जियाफान की एथिक को रोकता है और कहने लगता है कि अगर तू मेरे खिलाफ आज लड़ने की हिम्मत की है तो तू आज मरेगा डेफिनेटली। उसके बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगता है। तो उसके बाद मास्टर चेन एक चीज को मारता है और जो सीधा आके जियाफान के हाथ पर आकर लगता है और जियाफान ये देखकर सोचने लगता है कि ये तो क्रिस्टलाइज है और उसी के अंदर जियाफान कैद हो जाता है। और मास्टर चेन ये देखकर कहता है कि ए बच्चे, मैंने तुझे बोला था ना कि तू मेरे साथ कभी भी मैच नहीं कर पाएगा, तू अपनी पावर की मदद से मेरा इस बैरियर को तोड़ नहीं पाएगा, कुछ ही मिनटों में तेरा जीवन पूरी तरह से कम्प्लीटली गायब हो जाएगा और मेरा कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए एक पोशन के रूप में तू बदल जाएगा। अगर तू इस करंट सिचुएशन से बचना चाहता है तो मेरे सामने घुटने टेक और भीख मांग, शायद हो सकता है कि मैं किसी तरह से दूसरे यहाँ से जाने दे सकता हूँ। और तभी जियाफान अपनी एनर्जी की मदद से उस बैरियर को तोड़ देता है और तभी जियाफान की हेवनली फेरी बाहर चले आता है और जियाफान कहता है कि तेरे इतना हिम्मत कहाँ से आ गया मेरे सामने ऐसी वीक स्किल दिखाने का। और जियाफान की इतनी पावर देखकर वो मास्टर चेन मन ही मन ये सोचने लगता है कि ये अनएक्सपेक्टेड है कि ये छोटा सा बच्चा मेरा इल्यूशनिस्ट स्पेल को तोड़ दिया है, लेकिन मेरा एबिलिटी जल्दी नासम रियलम तक पहुंच गया है और मैं जल्दी इन्फिनिटी गॉड रियलम में पहुंच जाऊंगा, सिर्फ आधा कदम ही दूर है। तो उसके बाद मास्टर चेन कहते कि हाँ मैंने सोच तुम्हें कम आका थोड़ा सा, लेकिन तुम अगर खुद को समर्पण नहीं करते तो मेरे मुझे तुझे मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और फिर से वो कुछ काला जादू इस्तेमाल करता है, मतलब कुछ धुआं टाइप का कुछ होता है ये, और वहाँ पर चारों तरफ आग ही आग होता है। और फिर चीन कहने लगते कि मैं इस एले में पूरा होल लाइफ जिंदगी बिताया है, मेरा पावर मैक्सिमम लेवल तक बूस्ट हो गया है, इवन मेरा ओपोनेंट अगर एक ऑफिशियल मास्टर भी हो फिर भी मैं उसके खिलाफ लड़ सकता हूँ, मैं मॉरल्स का राजा हूँ और लॉर्ड हूँ एवरीथिंग सब कुछ का, मेरे सामने घुटने टेक दो। और इधर से छोटी डेमन ये देखकर सोचने लगती कि इसने पूरी माउंटेन को नरक में बदल दी है, सचमुच इस बुरे आदमी के पास बहुत ज्यादा भयानक पावर है। इधर हिक्से मास्टर चेन को देखकर सोचने लगती कि वो बहुत ही ज्यादा स्किलफुल है, इसमें कोई शक नहीं कि उसे गॉड कहा जाता है। ली जियाफान आज जरूर से जरूर मरने वाला है। जियाफान कहते कि तेरा पावर बहुत ही ज्यादा वीक है और तू खुद को डेमन लॉर्ड कहता है, यहाँ तक कि फेरिस भी मुझे देखकर अपने घुटने टेक देते हैं, ऐसा लगता है कि तू इससे ज्यादा और स्ट्रॉन्गर स्किल मतलब क्रिएट नहीं कर सकते, ये लड़ाई यही पर खत्म कर देना चाहिए। और ये कहते जियाफान एक जमीन पर बहुत जोर से मारता है, वही पर एक एनर्जी क्रिएट हो जाता है, चारों तरफ फैल जाता है वो एनर्जी। तो ये सुनकर वो मास्टर चेन कहते कि क्या तुझे अपनी झूठ पर कहीं भी शर्म आए हैं। उसके बाद मास्टर चेन अपनी शक्ति की मदद से एक तलवार को निकलता है और सीधा वो जियाफान की तरफ पार करता है। फिर कहने लगता है कि बच्चे तेरे स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो है, लेकिन तू फिर भी मेरे साथ मैजिकल पावर से लड़ रहा है। और वो तलवार सीधा आके जियाफान को लगता है। तो ये देखकर मास्टर चेन कहते हैं कि मेरे साथ खिलवाड़ करने का यही नतीजा है। और अचानक से मास्टर चेन क्या देखता है, वो बहुत ज्यादा शौक रहता है। और इधर हम लोग देखते
बताते हैं कि जियाफन की तलवार मतलब उसके शरीर से तलवार अलग होकर रहता है। फिर जियाफन कहते हैं कि तू स्नेल की तरह स्लो है, तू फिर भी मेरे खिलाफ लड़ना चाहता है, मैं तुझे तेरा बात ही वापस कर रहा हूँ। गॉड्स का ये शरीर इस दुनिया को सिर्फ एक फिंगर से रक्षा कर रहा है और जियाफन एक फिंगर की मदद से उसे एक जोर का धक्का मारता है, वो सीधा जाके माउंटेन पर टक्कर खा जाता है। और ये देखते चेन सोचने लगती है कि ये कैसे हो सकता है, मैं इस इल्यूजन रियल में मेरा पूरी जिंदगी बिताया है और उसने इतनी आसानी से ये सब कुछ तोड़ दिया है। उसके बाद जियाफन उसके नजदीक जाता है और नजदीक जाकर कहता है कि अगर मैं हाफ सीट की मास्टर की पावर मतलब लेवल की पावर देखना नहीं चाहता था तो मैं तुम्हें एक थप्पड़ से मार सकता था। इधर चेन मनी मन सोच लेती कि इनका क्या स्ट्रेंथ है, मतलब क्या स्किल है। अगर मैं ऐसे कंटिन्यू फाइट करता रहा तो मुझे डर है कि पहले वाला मरने वाला व्यक्ति मैं ही हूँगा। उसके बाद वो जियाफन के सामने घुटने टेकता है और माफी मांगने लगता है, मास्टर प्लीज मुझे मत मारिए, मेरी जिंदगी बहुत कीमती है, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज मास्टर, मत मारिए मुझे। तो उसके बाद जियाफन उसकी सर पे अपना पैर रखकर उसके मुंह जमीन पर कुचलने लगता है और कहता है कि एक से तुम जिस मास्टर का पूजा कर रहे वो अभी मेरे पैरों तले है, क्या तुम अभी भी कुछ कहना चाहती हो? तो ये सुनती हिक्स से मन सोचने लगती है कि अगर मुझे पहले पता होता और मैं ली जियाफन का अच्छे से फॉलो करता तो ये सिचुएशन नहीं देखना पड़ती। उसके बाद वो जियाफन के सामने हाथ जोड़ करके कहती कि आई एम सॉरी जियाफन, ये सब कुछ मेरी नैरो विजन की वजह से हुआ, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे और एक चांस दो। लेकिन जियाफन उसकी बात को नहीं सुनता है और उस चेन की मदद से उसकी सोल एनर्जी से उस इंग एनर्जी को खींच लेते हैं और वहीं पर वो मारा जाता है। उसके बाद जियाफन उस चेन को कहते हैं कि ये चेन तुम्हारा है। ये सुनते वो चेन बहुत ज्यादा डर जाता है और कहने लगते मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दिया, मैं कसम खाता हूँ कि ये चेन मेरा नहीं है, ये माउंट कैंगमैन में बहुत पहले से बना हुआ है और वैसे भी ये चेन बहुत ही ज्यादा वियर्ड है, वो मुझे भी कभी मारते हैं, मैं सिर्फ डेडली फ्रीजिंग ऑरा को बना सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। मास्टर ली मेरे लिए ये कल्टिवेशन ऑब्टेन करना बहुत ही ज्यादा हार्ड है, अगर आप मुझे नहीं मारेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके लिए ये पोषण तैयार करके आपका सारा जीवन सेवा करूंगा। सुनकर जियाफन सोचने लगती है कि मेरा कल्टिवेशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है और अभी मेरे पास बहुत सारा चीज भी है, इन लोगों को हैंडल करने के लिए किसी को चाहिए और जीवा एक ऑर्डिनरी पर्सन है, उसके पास लिमिटेड पावर है। आई टोटली मुझे ऐसे कुछ व्यक्ति की जरूरत है जो मेरे साथ रह सकता है और मेरे साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वो। तो उसके बाद जियाफन उसे कहते कि क्योंकि तू जानता है कि तू क्या है तो इस बार मैं तुझे जाने दे सकता हूँ, लेकिन अभी से तू मुझे फॉलो करेगा, मेरा आदेश को मानेगा। तो ये सुनते वो चीन कहते कि मास्टर ली अभी से मेरा पूरा जिंदगी आपका है, मैं आपके लिए आग पर भी कूदने के लिए राजी हूँ। तो उसके बाद जियाफन को उससे कहते कि गेट लॉस्ट, अभी यहाँ से निकल जाओ, जब मुझे जरूरत पड़ेगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। और इधर डोंग को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है। वो मन मन वो सोच लगते कि क्या ये ली जियाफन है, वो इतना ज्यादा चेंज कैसे हो सकता है। तो उसके बाद जियाफन ली जुआन के पास जाता है। तो उसके बाद जियाफन उससे काला मोती को उसकी शरीर के अंदर डाल देता है और कहने लगता है कि ये काला मोती उसकी शरीर के 9 इंग है और इस काला मोती की ठंडी और उस चेन की वजह से एब्जॉर्ब हो जाता है। ये इंग मतलब 9 नेगेटिव फिजिक्स मैंने जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सोचा था उससे भी ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड है और चेन ने चांगली जुआन की 9 इंग प्रोफाउंड बॉडी को एविल स्पिरिट और कूल बॉडी को एब्जॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल किया है और ये उसके लिए इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन क्योंकि अभी मैं उसे सबक सिखाया तो उसका और इतना हिम्मत नहीं है कि वो बाहर जाके लोगों को फिर से तंग करे। तो ली जुआन जियाफन से कहती कि थैंक यू जियाफन मुझे बचाने के लिए। उसके बाद वो सभी लोग वहां से जाने लगता है और जियाफन पीछे मुड़कर सोचने लगता है कि जहाँ तक इस मिस्टीरियस लोगों की चेन की बात है वो पूरी तरीके से डेंजर और खतरनाक है। अगर मैं जल्दबाजी में काम करता हूँ तो फेंग सियाओडोंग और झांग लीजुआन को खतरे में डाल सकती हूँ, ठीक वैसे ही जैसे अभी लोटस के साथ हुआ था। मैं सिर्फ तब भी वापस आ सकता हूँ जब मैं स्ट्रॉन्गर बन जाऊंगा। लीजुआन जियाफन से कहने लगती कि तुम मुझे बहुत ही ज्यादा शौक में डाल दी हूँ, तुमने इतना सारा कुछ कहाँ से सीखा है, इवन मास्टर चेन भी तुमको हारा नहीं पाए। तो ये सुनकर जियाफन कहते कि एक बार जब मैं अकेले माउंट शू में अकेले ट्रैवल कर रहा था तो अचानक से एक क्लिप यानी कि एक माउंटेन से नीचे गिर गया और फॉर्चुनेटली मुझे एक मिस्टीरियस ताओवादी मास्टर ने बचा लिया और उसके पास से मुझे ये सारा ज्ञान मिला है। ये सुनते लीजियन समझ जाते हैं कि जियाफन झूठ बोल रहा है, तो वो सोचने लगते कि क्योंकि जियाफन सच बताना नहीं चाहते तो मैं उसे और पूछना नहीं चाहता। हालांकि सब अपने आप का एक प्राइवेट बात होता है। और इधर डोंग ये सब कुछ सुनकर अपने मन ही मन सोचने लगता है कि हमेशा जियाफन मेरा एक छोटे भाई का था और उसे हमेशा मेरी मदद की जरूरत थी, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जियाफन ऐसा एक आदमी बन जाएगा जिसे मैं एक फिगर के रूप में देखूंगा। और इधर जियाफन सोचने लगे कि मैं कभी भी नहीं सोचा था कि इतनी ये ट्रिप के बाद मेरे और डोंग के बीच एक दीवार जैसा बन जाएगा कुछ, लेकिन फेंग जियाओडोंग मेरा हमेशा से दोस्त रहेगा और अभी भी रहेगा, नो मैटर कि वो किसी भी दौर पर गुजरे, मैं हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो सीन शिफ्ट होता है और जियाफन की पापा उसको अंकल के घर में चले आते हैं। तो वही पर जियाफन की पापा कहते हैं कि लिटिल फैन और सल फैमिली फेस्टिवल के पहले तुम्हारा अंकल एक फैमिली डिनर का आयोजन करता है, लेकिन ये
जो एक बहुत ही छोटा सिटी है, यहाँ पर सिर्फ एक ही 3 स्टार होटल है और तुम्हारे अंकल को ये लगता है कि अपनी फैमिली के स्टेटस दिखाने के लिए यहाँ पर एक टेबल बुक करना काफी है। हर साल की तरह इस साल भी वो लोग मुझे और मेरे बेटे को इस डिनर पर इनवाइट नहीं किया। तो उसके बाद जेफन कहते कि देखिए पापा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये पहले जाओ फैमिली का होटल किया हुआ करता था, लेकिन ये अभी हमारा फैमिली का प्रॉपर्टी है और अभी हम लोग भी देखेंगे कि आपको कौन रोकता है आज यहाँ पर जाने से। और वैसे भी बाय द वे पापा, आपने एक बहुत समय से एक अच्छी घड़ी नहीं पहनी है, वैंग पे ने आपके लिए एक घड़ी कहना है, आप इसे पहन सकते हैं। तो बाद जेफन के पापा उस घड़ी को पहन लेता और कहते कि वैंग पे बच्चे का दिल बहुत ही अच्छा है और शायद ये बड़ी बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव भी है। तो उसके बाद जेफन अपनी पापा को कहते कि पापा चलिए अंदर चलते हैं। तो उसके बाद वो अंदर चलने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, बहुत इधर उन लोगों के फैमिली मेंबर बहुत ज्यादा खाना खाते हैं और हंसने लगता है और तभी वहाँ पर जेफन और जेफन के पापा का एंट्री हो जाता है और ये देख के वो सभी लोग बहुत ज्यादा शौक और गुस्सा भी रहता है। तो तभी जेफन का एक अंकल कहते हैं कि थर्ड वर्ड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और फिर वो मन मन ये सोचने लगते हैं कि मैंने इन लोगों को क्लियरली माना कर दिया है यहाँ पर आने के लिए, लेकिन वो लोग इतना बेशर्म क्यों है, वो लोग इस लग्जरियस होटल पर खाना खाने के लायक भी नहीं है। अगर इन दोनों गरीब के साथ बैठता हूँ तो मेरा रेपुटेशन बहुत ज्यादा गिर जाएगा और अगर बाहर के कोई भी लोग इसे देख लेता है तो मेरा चेहरा नहीं रहेगा। और इधर जेफन सोचने लगते कि लास्ट लाइफ पापा इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं थे कि इन रिलेटिव के साथ एक ही टेबल पर बैठ पाए, लेकिन मैं अभी हेवनली वेनरेबल हूँ जिससे बहुत सारे लोग पूजा करते हैं, मेरे जैसे 12 आदमी उन लोगों के भजन में शामिल हो, ये उन लोगों के लिए बहुत ही ऑनर की बात है। और जेफन अपनी टेबल को खिसका देता है उसके पापा को बैठने के लिए और फिर उसके पापा वहाँ पर बैठता है और फिर जेफन सोचने लगती है कि शायद ये पोजीशन जियोयान के लिए रखा गया होगा, लेकिन अभी वो व्यक्ति हॉस्पिटल घर है, वो यहाँ पर नहीं आ सकता है। तो उसके बाद जेफन कहते हैं कि ली किंगलिन, आई एम द ऑनर ऑफ दिस होटल, मैं इस होटल का ऑनर हूँ, ये आप लोगों का बिजनेस नहीं है कि हम लोग आपके साथ ज्वाइन किए या ना करें। तो ये सुनकर जेफन का और एक अंकल कहता है कि थर्ड ब्रदर, तुम्हारे बेटे को अच्छे से खाना सर्व करो कि वो कुछ दिनों पहले चूजू गया था और यहाँ पर वहाँ से आने के बाद बहुत सारा वो झूठ बोलना भी सीख गया है। बाद ली किंगलिन फिर से कहते हैं कि उसके अलावा इवन वो अपने ग्रेट सीनियर को भी रेस्पेक्ट देना नहीं जानता है, उसने मेरा फुल नाम लेकर पुकारा है अभी क्या भी। वो क्या लगता है कि तुम अपने अब्बा रहे हो तो इसीलिए तुम्हारे मन में जो आएगा वो करोगे, मैं अभी भी तुम्हारा सीनियर। तो तभी जेफन के पापा कहते कि बिग बॉस अब ऐसा गुस्सा मत हो, ये जेफन कभी भी झूठ नहीं कहता है, देखो मेरे बेटे के ऐसे मत देखो जैसे तुम पहले देखा करते थे, अभी देखने का नजरिया बदल दो क्योंकि तुमने लास्ट टाइम उसे जब देखा उसके बाद से वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया है। तो ये सुनकर वो हंसने लगता है। तो फिर उसका और एक अंकल कहते हैं कि मैं तुम लोगों के लिए थोड़ा सा भी रेपुटेशन बचा कर रखा था, लेकिन तुम लोग झूठ बहुत ही ज्यादा बोल रहे हो, तो इसलिए तुम लोगों का मार्क्स को उतारना ही पड़ेगा। और मैंने ये भी सुना है कि तुम चुजू में एक स्कूल में काम करते हो और तुम्हारा मंथली सैलरी है 3 से 4,000 यूनिट्स, तो तुम इस जगह के बहुत सारे लिए कैसे हो सकते हो, क्या तुम 72 ट्रांसफिगरेशन की मास्टर है या दिन में सपना देख रहे हो। तो उसके बाद फिर से उसका अंकल कहते हैं कि ली जेफन, अरे नहीं बॉस ली, अगर अब इस होटल के बॉस है तो आपको इस रिसेप्शनिस्ट के मैनेजर को तो स्वागत करना चाहिए था ना, वो सामने नहीं आया, वो कितना ज्यादा रूड है, लेकिन लकी मैं उसे जानता हूँ, मैं तुरंत उसे बोला था वो तुम्हारे साथ कुछ ड्रिंक पीने के लिए। तो तभी जेफन की और एक अंकल कहते हैं कि तुम लोगों की फैमिली की कोई भी शर्म नहीं है, हमारा फैमिली हमारे फैमिली के साथ एक ही टेबल पर बैठने की योग्य नहीं है, और अभी मेरा बेटा अब एरिस्टिगॉट हाई स्कूल की वाइस प्रिंसिपल है, हालांकि वो जियोयान से थोड़ा सा पीछे है, लेकिन उसका आशा बहुत ही ज्यादा, भले वो अभी चुचू में हो लेकिन वो अभी भी विल नो द टैलेंटेड पर्सन है। इसके बाद जेफन की और एक आंटी भी कहने लगती है कि किंग सिंह, तुम्हारा बेटा अभी भी बहुत ग्रीन से नहीं उठा है, तुम उसे कैसे परमिशन दे सकते हो ऐसे सारा प्रॉब्लम क्लियर करने की इधर उधर जाके, जब यहाँ पर मैनेजर आ जाएगा तो मैं देखूंगा तुम लोग कैसे सफर करते हो, तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम ये कह रहे हो कि तुम इस होटल के सीईओ हो। तो तभी वहाँ पर मैनेजर चले आता है, मैनेजर आते ही कहते हैं कि प्रिंसिपल ली, मैं लेडीज एंड जेंटलमैन। तो तभी जेफन का अंकल कहते हैं कि मैनेजर चेन आइए, मैं आपको एक व्यक्ति के साथ इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, ये लड़का क्लेम कर रहा है कि वो इस होटल का ऑनर है, तो मुझे आश्चर्य है कि मैनेजर चेन इस बारे में जानते हैं या नहीं। तो ये सुनते ही वो मैनेजर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे इसके बारे में क्यों पता नहीं है, और तुम्हारी इतना हिम्मत कैसे हो कि तुम हमारे होटल के अपने आप को सीईओ बताते हो, क्या तुम जानते हो कि इस होटल पर झाओ फैमिली का कब्जा है, और कल रात झाओ शाओ यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आया था अपने डिनर करने के लिए। तो तभी ली जेफन का अंकल कहते कि ए ली जेफन, क्या तुमने मैनेजर का बात सुना है, अभी अपने आप को तुम क्या कहने वाले हो। और ये सुनते सभी लोग बहुत ज्यादा मजाक उड़ाने लगता है उन लोगों का। उसके बाद उसके और एक आंटी कहने लगती कि ये लोग गरीब लोग, अबे तुम लोग
बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो रहे हो कि तुम लोग एक्सपोज हो गए हो। देखो ये जगह तुम्हारे जैसे सिंपल लोगों के लिए नहीं है और तुम लोग इसी वजह से यहाँ पर नहीं भी आ सकते हो। और इधर ये मैनेजर सोच लेते कि पूरा कमरा इस लड़के के ऊपर हमला कर रहा है, मैं ली क्यूंगोंग को पुश कर दूंगा। उसके बाद वो मैनेजर फिर से जो टेबल का मार कर कहते कि तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो, तुम्हारा इतना हिम्मत कि तुमने फेक सीओ बताया अपने आप को। अगर तुम मुझे नहीं बताता है तो मैं सिक्योरिटी को यहाँ पर बुला लूंगा तुझे बाहर निकलने के लिए। तो उसके बाद जेफन कहते कि अगर तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है तो तुम इस होटल की चार्ज को बुलाओ यहाँ पर मुझे देखने के लिए। ये सुनने के बाद वो मैनेजर फिर से कहते ओ तो तुम फिर से पहले ही जानते थे कि हमारा वाइस प्रेसिडेंट एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए गया है, तो तुम इसलिए हमारे साथ यहाँ पर खिलवाड़ करने के लिए आए हो। अगर मैं आज तुझे सबक नहीं सिखाता तो कल कोई भी इस होटल का सीईओ बता देगा अपने आप को। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है और कहते कि सिक्योरिटी इस लड़के को पकड़ो और बाहर निकाल दो। बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड जब जेफन को पकड़ने के लिए आता है तो तभी उसका अंकल कहते कि ठीक है मैं मिडिल क्लास की लाइफ जी हूँ, इसका सिचुएशन मैं जानता हूँ, इसका अपना ड्रीम सपना जीने दो। और फिर उस मैनेजर से कहते कि मैनेजर चेन मेरे तरफ से उसे छोड़ दिया, हम लोग जानते कि उस तरह के किस तरह के लोग आए हो। उसके बाद वो मैनेजर कहते कि ये बच्चे मैंने तुझे आज प्रिंसिपल ली के लिए छोड़ दिया, अगर तू दोबारा हमारा होटल में आने का हिम्मत करता है तो हम लोग तुझे पीट कर मार डालेंगे। और ये कहकर वो मैनेजर वहां से चले जाता है। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और 3 मिनट बीत जाता है। 3 मिनट के बाद प्रिंसिपल ली कहता है कि हे सिस्टर देखो ये एक बैटेक फिलिपिक है जो मैं लास्ट मंथ जब मैं अमेरिका में था तब बिजनेस के दौरान मैंने इसे खरीदा है। और उसकी सिस्टर भी ये देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और कहने लगती है कि वाह ब्रदर ये तो बहुत ही अच्छी ज्यादा घड़ी है, ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव भी होगी। तो प्रिंसिपल ले यानी कि जेफान की अंकल कहता है कि अरे इतना भी कुछ खास नहीं है, सिर्फ 20,000 यून्स। उसके बाद जेफन के और एक अंकल कहते हैं कि देखो मेरे बेटे ने मेरे लिए 1 लाख यून्स वाला रोलेक्स घड़ी खरीदा है। तभी जेफन के बड़े अंकल कहने लगते हैं कि अगर तुम लोग घड़ी की बात कर रहे हो तो मुझे किंगवान को थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि उन्होंने मुझे एक घड़ी दिया है। मैं ऑनलाइन पे जाकर सर्च किया तो इसका कीमत 70,000 से 80,000 यून तक है। मैंने उसे बचपन से बिना कुछ ले ही प्रोटेक्ट किया है। तो उसके बाद किंगवान की मॉम भी कहती कि हाँ ये मुझे भी किंगवान ने इसे गिफ्ट किया, इसका कीमत थोड़ा कुछ हजार होगा यून्स। तो तभी किंगवान कहते हैं कि मतलब प्रिंसिपल ली कहते हैं कि देखो इसके लिए आप लोगों को मुझे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब कुछ मेरा स्कूल के प्रिंसिपल के लिए, वो मेरा आइडोलिक है। तो ये सुनते ही जेफान का अंकल फिर से कहता है आइडोलिक प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या है? तो उसके बाद प्रिंसिपल ने फिर से कहते हैं कि एक बार सिर्फ सोचिए मेरा खाना रहना सब कुछ पेड होता है। एक बार सिर्फ सोचिए मैं एक बार आइसलैंड कंट्री पे गया था, वहां पर मैं 3 दिन रहा और 3 दिनों में 3 7 स्टार होटल में मैंने स्विच किया। ट्रेवलिंग के लिए पैसा रियल एस्टेट कार्स घड़ियां ये सब कुछ कंस्ट्रक्शन फंड से आता है और इवन मैं एनुअल ट्यूशन फी के से कुछ परसेंटेज भी लेता हूँ, उन लोग मुझे पकड़ भी नहीं सकता। तो मुझे डरना किस बात के? वहाँ पर जितने भी सारे स्टूडेंट है वहाँ पर सारे के सारे रिच फैमिली से है, वो सभी लोग सब हमेशा पैसों से भरे रहते हैं। और इवन मेरे स्कूल भी चूचू में लोकेटेड है, वहाँ पर बिलियनर्स और रॉयल्स लोग जीते हैं। और बेसिकली हमारा जो हेड प्रिंसिपल है उसको इसके बारे में कोई भी ख्याल नहीं, मतलब वो कोई भी परवाह नहीं करता है। तो इसी के लिए मैं बिजनेस ट्रिप पर इतना सारा पैसा खर्च कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ, आप लोगों को अगर थैंक यू कहना चाहिए तो उस प्रिंसिपल को कहिए, अगर वो नहीं होते आप लोगों के पास ये सारे घड़ियां नहीं होते। और इधर जेफन सारे के सारे चीज को उसके फोन पर रिकॉर्ड कर लेता है और कहते हैं कि ए किंगवान तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है? तो तभी ली किंगवान कहते हैं कि ईस्टर्न स्टार नोबेल स्कूल। क्या तुमने इस स्कूल के बारे में कभी भी सुना है इस चुजू में? ली जेफन क्या तुम अभी वो स्कूल में स्कूल के टीचर के पोजीशन के लिए मांगोगे? लेकिन कितने अफसोस के बाद है कि सारे के सारे पोजीशन फुल है। उसके बाद जेफन के अंकल कहते हैं कि किंगवान जेफन तुम्हारा छोटा सा भाई है तो तुम वाइस प्रिंसिपल होने के नाते उसे थोड़ा सा मदद कर सकते हो। तो ये सुनते किंगवान कहते हैं तो जैसे कि आपने कहा तो इसलिए हमारे स्कूल में अभी एक गार्ड का पोजीशन फाका मतलब फ्री है। तो जेफन क्या तुम उसे उस स्कूल में काम करना चाहते हो? और वैसे भी तुम्हारा घर के बगल में ही होगा। जेफन कहते हैं देखो तुझे मेरा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और मैं तुझे ऑनेस्टली एडवाइस देता हूँ कि तुझे वो पैसा लेना नहीं चाहिए था। तो ये सुनती वो किंगवान कहने लगती है ली जेफन क्या तू चल रहा है? तो उसके बाद और एक लड़की कहती है ली जेफन अगर तुम्हारे पास इतना ही साहस है तो तुम आगे बढ़ो और अपने पापा के लिए एक घर खरीदो। और तभी वो लड़की जेफन के पापा के हाथ में एक घड़ी दिखती है। तो वो सोचने लगती है कि थर्ड ब्रदर ने जो घड़ी पहना है, और हालांकि मैंने इसे एक ऑफिशियल वेबसाइट पर देखा है, हालांकि ये बाहर से देखने में बहुत ही ज्यादा चीप मतलब सस्ता लगता है लेकिन अंदर से इसका प्राइस बहुत ही अनबिलीवेबल है और वो अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं कर पाती है। तो उसके बाद किंगवान फिर से कहता है कि ये एक टूटा हुआ घड़ी है, तुम्हें इसमें इतना सरप्राइज होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें चाहता है तो मैं इसके लिए तुम्हारे लिए 1 ट्रक घड़ी लेकर आऊंगी। तुम एक घड़ी का बात छोड़ दो क्योंकि मैं ऐसी घड़ी का 10 ट्रक घड़ी खरीद सकता हूँ ऐसी चीप घड़ी का। और फिर वो मन मन ये सोचता है कि ली जेफन और उसकी पापा सिर्फ ऐसी चीप घड़ी के काबिल है, कितना शर्मनाक है। तो उसके बाद ब्रदर किंगवान से कहते हैं कि तीसरे भाई ने जो घड़ी पहना है वो सिल्वर फेदर की तरह दिखता है। सिल्वर फेदर का ऑफिशियल यूएसडी प्राइस है, मतलब अमेरिकन डॉलर में प्राइस है 70,000, उसका मीनिंग होता है 5 लाख यून्स। और ये सुनते किंगवान थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कहते हैं कि क्या इम्पॉसिबल ये नहीं हो सकता है, वो मन ही मन सोच लगता है। तो उसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कहते हैं कि नॉनसेंस की तरह बकवास
मत करो, ये जरूर से जरूर एक फेक घड़ी है। ली जियाफन, एक फेक घड़ी पहनकर ये मत सोचना कि तुम बड़े लोग मतलब रीच हो गए हो। और मैं तुमको ये बता देता हूँ कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए हमारे मन में बहुत ज्यादा और भी बकवास चीज हो जाएगा। ये कहकर वो मरी मरी ये सोचने लगते कि अगर वो मुझे पीट पीट कर मार भी डालता है फिर भी मैं इसे बिलीव नहीं करूंगा। उसके जैसे एक गरीब बंदा इतनी कीमती वॉच कैसे पहन सकता है। तो तभी अचानक से वहां पर और एक आदमी आ जाता है। आते कहते कि क्या आप जानना चाहते हैं कि ये घड़ी असली है या नकली, तो मैं आपको मदद कर सकता हूं। तो तभी किंग वन उस आदमी को देखते कहते कि हे तुम कौन हो, क्या तुम नहीं देख रहे हो कि यहाँ पर हम लोग खाना खा रहे हैं, तुमको अंदर आने किसने दिया, मैं मैनेजर को कंप्लेन कर दूंगा। उसके बाद वो आदमी सीधा जियाफन के पापा के पास आकर कहते कि मिस्टर आप जो घड़ी पहना है क्या आप कुछ समय के लिए मुझे ये दे सकते हैं। तो उसके बाद वो आदमी अपना बिजनेस कार्ड को देता है और उस बिजनेस कार्ड में लिखा होता है कि वो इंजू के 10th वॉन्ड इंडस्ट्री से है, इसका नाम है जियांग लीशी। उसके बाद वो उस घड़ी को लेकर उसके ऑब्जर्व करने लगता है देर अच्छे से। और ये आदमी वॉच इंडस्ट्री की एसोसिएशन का चीफ है। तो उसके बाद वो चीफ यानी कि जियांग लीशी कहता है कि ये सिल्वर फेदर वॉच असली है, ये ओरिजिनली स्विट्जरलैंड से हुआ है और ये दुनिया के बेस्ट सिल्वर फेदर भी है। और उसके अलावा मैं इस घड़ी को देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ क्योंकि ये वांग के सीईओ ने इस घड़ी को पाने के लिए 5 लाख यून्स को इस्तेमाल किया है। इसके बाद जियाफन उस वांग पे की बात को सोचने लगता है कि वांग पे ने ये कहा था कि जियाफन क्या तुम्हारी पापा ये प्रेजेंट लेगी। तो उसके बाद जियाफन सोचता है कि मुझे उम्मीद नहीं था कि वांग पे पापा को इतना ज्यादा कीमती गिफ्ट देगा। ये सुनते किंग वन बहुत ज्यादा मन मन गुस्सा होने लगता है और सोचने लगता है कि डैम जियाफन का बादा जो घड़ी क्या है पहना है सचमुच ये 5 लाख यून्स का है। और फिर वो अपनी घड़ी को छुपाकर कहने लगता है कि उसकी तुलना में मेरा 20,000 का घड़ी कुछ भी गेम में नहीं है। और इधर जियाफन के बड़े अंकल सोचने लगते हैं हालांकि उसने 5 लाख यून्स का घड़ी पहना है लेकिन फिर भी वो एक पोर फार्मर की तरह बिहेव कर रहा है। और इधर जियाफन की पापा मनी मन सोचने लगते हैं कि मुझे कभी भी एक्सपेक्ट नहीं था कि मेरा ब्रदर यानी कि मेरा भाई लोग मुझे देखकर इतना आश्चर्यचकित होगा। मुझे ली जियाफन को बाद में ये कहना होगा कि वो यंग पे को बाद में थैंक यू कह दे। तो तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है और मैनेजर आते कहते कि प्रिंसिपल ली मैंने सुना है कि आपने मुझे कॉल किया है, क्या प्रॉब्लम हुई है। मैनेजर का आके उस वाइस चीफ की तरफ जाता है और उसे देखते वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगती है कि वाइस चीफ आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद वो चीफ जियाफन से कहता है कि चीफ ली मैं बहुत ही ज्यादा मतलब आई एम रियली सॉरी मैं आपको इंतजार करवाया, आपने मुझे जब फोन किया मैं तुरंत यहाँ पर आ गया और फेमस घड़ी देखना मेरा ये हॉबी है। तो उसके बाद वो चीफ उस मैनेजर को कहता है कि मैनेजर चीन उसने अभी अभी इस नए सीईओ का पोजीशन पाया है और तुम्हारा हिम्मत कैसे वो उसे इंसल्ट करने की। और तभी इधर किंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता तो किंग कहते हैं कि मैनेजर चीन यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। तो तभी इधर चीन भी गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि शट अप ये सब कुछ तुम्हारा गलती है, मुझे और भी एक क्वेश्चन भी मत पूछना। तो बस वो मैनेजर जियाफन से माफी मांगने लगता है, कहने लगता है कि चीफ ली आई एम सॉरी मुझे पता नहीं था कि आप इसके सीईओ हैं। तभी जियाफन कहते हैं कि मेरे साथ ऐसे बात मत करो, मैं यहाँ पर मेरा होटल में काम काज कैसे चल रहा है ये देखने के लिए आया था और तुमने तो ये कहा था कि तुम मुझे सिक्योरिटी की तरफ बाहर निकल दोगे है ना। और फिर जियाफन उसे एक जोर का थप्पड़ मारता है और भाई आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा ये जो थप्पड़ मारने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है। इधर वाइस चीफ कहने लगती है कि हे बेकार तू यूजलेस है अभी खड़ा हो जा। और फिर से वो मैनेजर कहते हैं कि चीफ ली प्लीज मुझे और एक मौका देकर दीजिए। और फिर उसकी जियाफन कॉलर पकड़ लेता है और कॉलर पकड़ के थप्पड़ मारने लगता है और कहता है कि हाउ डेयर यू जज ए बुक बाय इट्स कवर। लोगों की हिम्मत कैसे हुआ उन लोगों के ऊपर अत्याचार करने का जो आपसे कम मजबूत हो। फिर से उसे मैनेजर को थप्पड़ मारने लगता है और कहने लगता है कि अपना आंखें खोलो और मुझे देखो कि मैं कौन हूँ। और इधर किंग वन बनी मन सोच लेते कि डैम जियाफन मेरा मजाक उड़ाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो किसी इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।